क्रोमोसोम के साथ मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन करना, और वो कहाँ होता है, एम्पुला में, उसकी वजह से धीरे धीरे आगे जाके एम्ब्रियो, फिर फीटस, फिर न्यूबॉर्न, ऐसे करते करते देख लो वो है फर्टिलाइजेशन। तो अब यहाँ से लिखना, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखना ही पड़ेगा कि जब स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट करता है तो कोरोना रेडिएट आता है, वो रिजॉल्व हो जाता है एक्रोसोमल, उसके ऊपर बार बार पेनिट्रेट करने की वजह से बहुत सारे स्पर्म, अप्रोक्सीमेट 400 स्पर्म इसको पेनिट्रेट करते हैं, जो ना पॉलीशोड है वो एक उलेमा को ब्लॉक कर देता है, उसके बाद उलेमा ब्लॉक हो जाता है, इसमें ये लिखा है स्पर्म फ्यूज हो जाता है, उसको उलेमा ब्लॉक होने को हार्डनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? हार्डनिंग। कंप्लीशन ऑफ द सेकंड मेयोटिक डिवीजन ऑफ द oocyte इमीडिएट फॉलो द बिगर वन फीमेल प्रोनिकल्स एंड द स्मॉलर वन द सेकंड पोलर बॉडी इन द प्रीविटेलियन स्पेस। जब दोनों मिलते हैं तो आगे जाके दोनों जाइगोट बनाएंगे और यहाँ से जाइगोट बनने की प्रोसेस शुरू होगी। लास्ट स्लाइड तो आई थिंक लिख लिया था, ये लिख लिया था आपने, ये आपने लिख लिया था, तो इसके नेक्स्ट स्लाइड यही है, लिख लो फटाक से। जो आपको चीजें समझाई वही है, इसमें थोड़ा लिखा हुआ ज्यादा है और ज्यादा कुछ लोड नहीं लेना। हट जाओ, मुझे पता नहीं चलता भाई, बोल दिया करो भाई। ऑनलाइन वाले सुन पा रहे? सही, ठीक है। हो गया? डन, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको एक चीज सीखने को मिल रही है, रखना नहीं है, समझना है। नहीं लिखा था, नहीं लिखा था, किसने बोला नहीं लिखा? क्यों, घर का राज है? हाँ, जैसे हॉस्टल में तुम लोग थोड़ा बहुत ऐसे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते, तुम्हारे ऊपर वार्डन में फाइन लगाती है। हाँ, डिसिप्लिन में तो कोई रहता ही नहीं है, थोड़ा बहुत फाइन लगाती होगी, वैसे यहाँ पे टाइम से नहीं लिखोगे तो यहाँ पर भी फाइन लगने वाला तुम्हारे, 1% फाइन लगेगा फीस का, आइडिया लगा लो, अकाउंट भर के रखना। फिर जब तुम्हारी जॉब लग जाए ना, फिर दे देना फाइन, इतना छूट दे रहे हैं आप, पहले नहीं देना है, जॉब लग जाए उसके बाद। पहले तो तुम मेरे जैसे, पहले मेरे पास भी नहीं होते थे, जब पहले तो हम लिस्ट बनाया करते थे, स्टार्टिंग में जॉब नहीं लगी तो मैं साथ वालों को बोलता था, कुछ भी ऐसा दिखता था ना, कोई लड़का जा रहा था अच्छा शर्ट पहने हुए, अच्छी पैंट पहने हुए, मैंने कहा लिख ऐसा लाना है, कोई अच्छे शूज पहने, मैंने कहा लिख ऐसा लाना है। ऐसे जब रजिस्टर फिल हो गया उसके बाद हमारी जॉब लगी, तो हमने ऐसी ऐसी चीजों की लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में एक ये भी था कि धनतेरस को हेलीकॉप्टर लाना है। हालांकि फिर वो इतनी विश पूरी नहीं होगी, बट ऑलमोस्ट हो गई, 2-4 बाकी है। बात वही है, तो ऐसे भी आप ऐसे पहले है ना, ग्रेटिट्यूड जर्नल करके एक रजिस्टर बना सकते हो आप अपना, कि लाइफ में जब हम लोग हो जाएंगे सिलेक्ट तो हमारी क्या क्या दिली तमन्ना है वो पूरी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी होनी चाहिए कि ताकि पूरी कर पाओ, ऐसा भी नहीं कर। हो गया, क्या हो गया? हाँ, ये हो गया, मैंने सोचा तमन्ना पूरी होगी, अब इधर तमन्ना पूरी होगी फिर क्या ही चाहना। अब देखो यहाँ से एक चीज सीखने को मिलेगी, नहीं नहीं वही है, जब दोनों मिल जाए स्पर्म और ओवम, उसको क्या बोलते हैं? अरे जो मिलने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, बनने वाले को क्या बोलते हैं? जाइगोट। तो ठीक है, कब होता है? लगभग 14-15 दिन पे होता है, 0 घंटे पे जो होता है, 0 आवर्स पे उसको हम बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 सेल बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं?
कितने घंटे बाद में 2 सेल बनती है? 30 आवर्स। एज इट इज याद रखना है। इसमें यहाँ तक तो बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं चलेगा। यहाँ से लेके मैं यहाँ तक पूरी छूट दे रहा हूँ, तुम करो या मत करो याद, पर यहाँ पे वापस कोई छूट नहीं है। समझ में आई बात? प्रायोरिटी के बेस पे चलना है। यहाँ तक 96 आवर तक पूरा याद रखना। आगे तुम कुछ नहीं करो, मरो मत लिखो, कुछ भी करो, मतलब इसको सॉरी यार, कुछ ये हो गया। प्राइमरी सेकेंडरी थर्सरी। अब आता है 4 सेल। भाई धीरे धीरे सेल का मल्टीप्लिकेशन होगा। 4 सेल बनेगी 40 टू 50 आवर्स। आप 2 दिन याद रख सकते हैं। 48 इसका बीच वाला हो गया। फिर 12 सेल का बन जाती है 72 आवर्स में। मोरूला किसको बोलते हैं? मोरूला। इसमें होती है 16 टू 64। 16 टू, ऐसा लिख सकते हो, 16 टू 64 सेल को मोरूला बोलते हैं। मोरूला तक ये मामला कहां होता है? कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब तक की बात चल रही है। यहाँ तक, यहाँ से अतिथि तुम कब जाओगे? कहां जाता है ये ब्लास्टोसिस्ट? अब यहाँ से मामला यूट्रस में है, ठीक है। फिर 5वें दिन ब्लास्टोसिस्ट। मोरूला का नाम बदल रहा है, सेम है, चीज सेम ही है। जब हम 0 से 28 दिन के होते हैं हमें बोलते हैं नियोनिट। जब हम 28 दिन से 1 साल के होते हैं हमें बोलते हैं इन्फेंट। जब हम 1 से 3 साल के होते हैं हमें बोलते हैं टोडलर। हाई रिस्क इन्फेंट बोलते हैं, मतलब टोडलर, हाई रिस्क चाइल्ड। फिर उसके बाद में 3 से 6 के होते हैं उसको बोलते हैं प्री स्कूल। फिर स्कूल एज, फिर अर्ली एडल्ट, मिड एडोलेसेंट, लेट एडोलेसेंट, अर्ली एडल्ट, मिडिल एडल्ट और लेट एडल्ट। ऐसी हमारी कैटेगरी सेम है। सेम नाम चेंज हो रहा है, पर्सन वही है, नाम चेंज हो रहा है उसका। 5th डे पे इसको ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में चिपकेगा। कैसे चिपकेगा आगे पढ़ने वाले हैं। जब चिपकेगा तो इसके 2 पार्ट बनेंगे, एक इनर सेल मास और एक ट्रोपोएक्टोडर्म। फिर ट्रोपोएक्टोडर्म की एक लेयर से एक हार्मोन सीक्रेट होगा। ट्रोपोएक्टोडर्म की एक लेयर का नाम होगा सिनसाइटियोट्रोपोब्लास्ट। उससे एक हार्मोन निकलेगा, उसको बोलेंगे एससीजी। क्या बोलेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एससीजी कहां से बनता है? सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट एक लेयर होती है, उस लेयर से बनता है। इसीलिए जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन होने के 8 से 9 दिन पहले कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ सकता, वो टेस्ट कितना भी एक्यूरेट क्यों ना हो। और जो नॉर्मल अपन टेस्ट करते हैं ये तो आता है मिसिंग पीरियड पे। और एक बहुत वीआईपी टेस्ट होता है जिसको रेडियो इम्यून ऐसे बोलते हैं, वो फर्टिलाइजेशन के 8 से 9 दिन बाद पॉजिटिव आ सकता है। 9 दिन से पहले कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ सकता। फर्टिलाइजेशन हुआ लगभग 9 या 10 दिन पे सबसे एक्यूरेट टेस्ट होता है आर आई है, वो पॉजिटिव आता है, क्योंकि तुरंत वो पहचान लेता है। और जो नॉर्मल अपन निश्चय यूपीटी टेस्ट करते हैं वो मिसिंग पीरियड पे पॉजिटिव आता है, लगभग 15 दिन बाद। फर्टिलाइजेशन के लगभग 15 दिन बाद पॉजिटिव आता है। तो अब क्या सीखा आपने कि पहले जाइगोट बनाओ। ब्लास्टोमियर और ब्लास्टोसिस्ट दोनों अलग अलग है। ब्लास्टोमियर और ब्लास्टोसिस्ट दोनों अलग अलग है। ब्लास्टोसिस्ट 5वें दिन बनता है और यूट्रस में जाने वाली सेल को बोलते हैं ब्लास्टोमियर। जाइगोट के जस्ट आगे की स्टेज है। ब्लास्टोमियर के बाद में अपनी सेल बनती है 4 सेल, उसका कोई नाम नहीं है। 12 सेल, कोई नाम नहीं है। मोरूला किसको बोलते हैं? 16 से 64 सेल को। कहां जाती है? ये यूटेराइन कैविटी में जाती है। जाते ही इसका नाम बदल के क्या रख देते हैं हम लोग? इसे अलग अलग पार्ट करेंगे हम लोग। एक होगा इनर सेल मास, एक होगा ट्रोपोएक्टोडर्म। ट्रोपोएक्टोडर्म की 2 लेयर करेंगे हम लोग, आउटर और इनर। एक लेयर का नाम देंगे साइटोट्रोपोब्लास्ट, एक का नाम देंगे सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट एक हार्मोन का सीक्रेशन करेगी, उस हार्मोन का नाम होगा एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ह्यूमन कोरियोनिक। इसकी वजह से प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है, इसकी वजह से वॉमिटिंग होती है। यही हमारे हार्मोन, प्रेगनेंसी का हार्मोन, टेस्ट प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं इसको। यहां तक तो ठीक है। फिर धीरे धीरे आगे ग्रोथ होती रहेगी। फिर प्राइमरी विलाई बनेगी 13 डे पे, सेकेंडरी विलाई बनेगी 16 डे पे, टर्सरी विलाई बनेगी फर्स्ट डे पे। अगर रेंज पूछ ले तो 17 से 21, एग्जैक्ट पूछ ले तो 21। इसी दिन फीटल हार्ट धड़कना शुरू हो जाता है। सबसे हाईली वस्कुलर विलाई कौन सी होती है? थर्सरी विलाई। हाईली वस्कुलर विलाई कौन सी हुई? वस्कुलर, थर्सरी। और फीटस का हार्ट किस दिन धड़कना शुरू हो जाता है? 21st डे। किसके 21st डे? फर्टिलाइजेशन से। एलएमपी के कितने दिन बाद? एलएमपी के 5 वीक बाद। 5 वीक कैसे हुआ? अरे 5 हो गया। फर्टिलाइजेशन के 21 दिन बाद। तो फर्टिलाइजेशन तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगा उसके 14 दिन बाद हुआ था ना। तो 21 और 14 कितने हो गए? 35 डेज। तो एलएमपी के फर्स्ट डे के 35 दिन बाद, मतलब 5 वीक बाद, और फर्टिलाइजेशन के 3 वीक बाद फीटस का हार्ट धड़कना शुरू हो जाता है। समझ में आई बात? क्या बोला दोनों बातों में? मीनिंग फर्टिलाइजेशन के 3 वीक बाद और एलएमपी के फर्स्ट डे के 5 वीक बाद फीटल हार्ट सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया क्या? ये क्लियर कट बन? चलो आपको याद रखना है यहां तक, और उसके बाद में ये 3 बातें। बाकी वाले लाइनें लिखना मत, क्योंकि इसका अलग से इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है। डे 6 से के डे 11 तक इम्प्लांटेशन की प्रोसेस मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो सीधा आप यहाँ से लिख से 5 से 6 लिख दो, फिर सीधा आप यहाँ 13 16 ये 21 ये लिख दो। इम्प्लांटेशन होता है डे 6 से लेकर डे 11 तक, वो हम समझाने वाले हैं। चीजें आपको ज्यादा समझ में आए इसलिए उस हिसाब से ही लिखना है। अब कोई लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, दोबारा हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। मैं ज्यादा आपको कुछ फोर्स नहीं करूंगा, आपका जैसा मन आए तो वैसा करना है, लेकिन टाइम नहीं लगाना। इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या करेंगे पता है? फ्लो चार्ट में लिखेंगे इसको। थ्योरी में लिखने की बजाय आप इसको फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं, वो ज्यादा याद रहेगा आपको।
अन दिवाली की छुट्टियां लोगे क्या? है? छुट्टियां चाहिए दिवाली की? करते 15 दिन की? महीना की करते एक पूरे मंथ की? तो कितने 25 दिन की? कितना शौक है छुट्टियों का ना। इसको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। और ये समझ में जब आएगा जब हमारा फर्टिलाइजेशन का टॉपिक पूरा हो जाएगा। अभी आपको लगता होगा ये क्या है, आपको स्टार्टिंग में ऐसे ही लगता है। हम सब इसी प्रोसेस से गुजरे। लगता है सबको ऐसे ही, ये क्या पढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन, फिर 2 सेल 4 सेल 12 16 ब्लास्टोसिस्ट बेलिसोडा डिसअपियर, फिर एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन हो गया, फिर 2 लेयर बन गई, फिर एक लेयर से एसिडी का सीक्रेशन हुआ, फिर ट्रोपोएप्टोब्लास्ट बना, फिर प्राइमरी सेकेंडरी थर्सरी, पूरा एक सीक्वेंस है। जब आज ये टॉपिक पूरा हो जाएगा फिर समझ में आएगा, हाँ ठीक अब मामला सही है। आगे बढ़ो। तो भाई लोगों इतना क्या लिख रहे हो तुम? कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? साइकिल पूरी होगी? लास्ट लास्ट में चल रही होगी? एल्कोहल चल रहा है? क्या चल रही? क्या क्या से वो क्या बोल रहे? पता नहीं चल रहा मुझे। अच्छा दारू चल रही। कोई ना, दारू तो उतर जाएगी, नहीं ज्यादा टाइम नहीं रहता। तो दारू को एकदम मस्त खा खा के पिला रहे होंगे आपको अच्छे से, है ना? हो गया। देखो इतना धीरे लिख रहे हो ये अच्छी बात नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये अच्छी बात भी नहीं है। आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। 1 मिनट इधर आना प्लीज। इधर आगे। हाँ इधर आगे। अब देखो मैं एक चीज समझाता हूँ मस्त वाली। मोरुला क्या चीज है, फिर वो बाकी वाली चीजें लिखेंगे। मोरुला एंटर्स द यूटेराइन कैविटी ऑन द 4th डे। याद है सबको ये बात? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कौन से डे बोल सकते हैं? अगर रेगुलर साइकिल है तो 18 डे बोल सकते हैं, 28 का है तो कितनी सेल होती है? 16 से 64, ठीक है। इसके थ्रू फैलोपियन ट्यूब में दो बातें बताई थी, एक होता है म्यूकस ग्लैंड और एक होता है सीलिया। तो दोनों क्या करते हैं, इसका मूवमेंट करवाते हैं। तो क्या लिखा भाई, मूवमेंट ऑफ द सीलिया एंड पेरिस्टल्सिस इन द ट्यूब। दोनों की वजह से फैलोपियन ट्यूब से लुढ़कता लुढ़कता और कहां जाता है? यूट्रस में आ जाता है, ठीक है। व्हेन मोरुला एंटर इन द यूटेराइन कैविटी, इसका नाम बदल के हम इसको बोल देते हैं ब्लास्टो, क्या बोल देते हैं? क्या समझ में आया? अब इसका नाम क्या रख दिया हमने? ब्लास्टोसिस्ट। द फ्लूइड एक स्ट्रक्चर है वही, फ्यूचर इंडिया का और वही ब्लास्टोसिस्ट है अभी फिलहाल 5th डे। तो ब्लास्टोसिस्ट जिसके अंदर ज्यादातर फ्लूइड होता है, जिसके अंदर चारों तरफ एक ब्लड का नेटवर्क है, तो ये ब्लास्टोसिस्ट आ गया कौन से दिन? 5th डे। इंप्लांटेशन की प्रोसेस क्या अंदर आया है, कुछ 12 से 24 घंटे इधर उधर घूमेगा कि कहां चिपकना है, कहां चिपकना है, कहां चिपकना है, कहां चिपकना है, जहां इसको सही जगह मिलेगी, ये यूट्रस है। और यूट्रस खुद बोलता ही है कि इंप्लांटेशन कहां करना होता है? अपर यूटेराइन सेगमेंट। कहां करना होता है? तो फिर ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? अपर यूटेराइन सेगमेंट में चिपक जाता है, तो वो डे 6 होता है। कौन सा होता है? और पूरा कब हो जाता है ये प्रोसेस? डे 11। तो इंप्लांटेशन की प्रोसेस कब स्टार्ट होती है? डे 6। पूरी कब होती है? डे 6 का मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का कौन सा दिन? 20वां। ये मेंस्ट्रुएशन का कौन सा दिन? 25वां। आपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक चीज पढ़ी थी, लगभग 21st और 2nd डे पे प्रोजेस्टेरॉन पीक पे होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्यों होता है? क्योंकि जो ही इंप्लांटेशन ये ब्लास्टोसिस्ट चिपकता है, प्रोजेस्टेरॉन आ जाता है और एबॉर्ट होने से बचा लेता है। समझ आ रहा है आपको? इस एंडोमेट्रियम को एकदम एडिप्टिव एनवायरनमेंट देता है। तो डी 20 मेंस्ट्रुएशन साइकिल के डे 20, फर्टिलाइजेशन के डे 6 क्या स्टार्ट हो जाता है? इंप्लांटेशन। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा थोड़ा बहुत? ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है आपके, धीरे धीरे पता चल रहा है। क्या लिखा? जोना हैचिंग, जो भी वो ब्लास्टोसिस्ट रप्चर होता है, चिपकता है, लाइसिस ऑफ द जोना एंड एस्केप ऑफ द एम्ब्रियो। वो ब्लास्टोसिस्ट जो ही चिपकता है तो ऊपर वाला फ्लूइड हट जाता है पूरा। फिर नेक्स्ट द सेल ऑन द आउटर साइड ट्रोपोएक्टोडर्म। जब इससे दो ब्लास्टोसिस्ट कितने पार्ट बनेंगे? दो। आउटर इज ट्रोपोएक्टोडर्म, इनर इज इनर सेल मास। इस लाइन से समझ में नहीं आएगा आपको, समझ में आएगा इससे। ये मैं पूरा चैनल बना के दूंगा, इससे समझ में आएगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर? जब ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में अंदर जाएगा तो डे 6 पे इसके दो पार्ट बनेंगे, एक ट्रोपोएक्टोडर्म और एक इनर सेल मास। समझ में आई यहाँ तक? कब स्टार्ट हुआ? ये डे 6 की बात है। तो ट्रोपोएक्टोडर्म की दो लेयर होगी, एक आउटर और एक इनर। एक लेयर इसमें से साइटोट्रोपोब्लास्ट, एक का नाम है सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। तो सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट किसका सीक्रेशन करेगी? एससीजी का। किसका सीक्रेशन करेगी? एससीजी का। और इनर सेल मास से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा जी? अम्बिलिकल कॉर्ड और एम्ब्रियो। और इससे बनेगी फीटल मेम्ब्रेन। इन दोनों से क्या बनेगी? फीटस मेम्ब्रेन, कोरियन और एमनियन। ये चीजें आपको अभी सीख जाओगे 2 मिनट में। तो फिर क्या सीखे आप यहाँ तक कि वापस आओ 1 मिनट के लिए, आराम से पढ़ना है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कि मोरुला 4th डे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 18 डे, सेल नंबर 16 से 64 नंबर ऑफ सेल होती है, खूब सारी सेल होती है, अंगूर के गुच्छे टाइप, द क्लस्टर ऑफ द ग्रेप्स। ऐसी सेल वो मूवमेंट सीलिया की वजह से, पेरिस्टल्सिस ट्यूब मूवमेंट की वजह से यूटर में आती है, घूमती घूमती, फिर यूटस में इंप्लांटेशन का प्रोसेस शुरू होगा। 5वें दिन इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। ब्लास्टोसिस्ट एक दिन तो ऐसे फ्री मूवमेंट करेगा, 6th डे प्रोसेस शुरू होगा। प्रोसेस शुरू होगा तो उसको हम एम्ब्रियो में बदलने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो उसमें दो लेयर बनेगी, एक होगा ट्रोपोडर्म और दूसरा हो जाएगा इनर सेल मास। ट्रोपोएक्टोडर्म आगे जाके दो लेयर में टूटेगा। अब इसमें बाद ट्रोपोएक्टोडर्म दो लेयर में टूटेगा, इसे एक तो कोरियन बनेगा। ट्रोपोएक्टोडर्म एक लेयर साइटोट्रोपोब्लास्ट, दूसरी का नाम है सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। और जो इनर सेल मास है वो बनाएगा एम्ब्रियो और इससे बनेगी फीटस मेम्ब्रेन। ट्रोपोएक्टोडर्म से क्या बन जाएगी? फीटस मेम्ब्रेन। यहां तक का प्रोसेस ठीक है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब यहां से लिख लो पहले फटाक से।
यहाँ से लिखो लिखो, जल्दी लिखो। कोई डाउट है यहाँ? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नहीं होगा, कॉपी नहीं। देखो इधर, पहले 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8, फिर 16, फिर 64, ऐसे करके एक एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। आगे बढ़े। लिखो देखे। कंपनी का फोन है या कंपनी के लिए? हम्म? जल्दी। आज क्लास नहीं है क्या? अरे भाई क्लास कैसे नहीं है? यहाँ तो फर्टिलाइजेशन ही हो गया, क्लास नहीं है। कहाँ ध्यान है? राजकुमार बेबी। ओ नाम है, नाम है, मैंने नहीं बोला है। बच्चे कैसी बात कर रहे हैं? क्लास नहीं है क्या? तुम्हारा ध्यान किधर है? हाँ, बेवकूफ। हाँ, बेसिक्स, बेसिक्स फर्टिलाइजेशन। रियल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। हो गया? क्या कर रहे हो? ऐसे क्या लिख रहे हो? लिखो भाई, ब्लास्टोसिस्ट। तुम सबकी अकल दाढ़ आ गई है? आ गई नहीं आई? क्या अकल दाढ़ आ गई? आपके आ गई? नहीं आई? नहीं आई? हम्म। ठीक है फिर तो। आगे बढ़ो। अब इतना टाइम क्या लगा रहे हो? ये चॉकलेट खा खा के तुम। अच्छा अब मैं आज तो मैं खाऊंगा ही नहीं, आज तो मैं इकट्ठी करके बेचूंगा। ऐसे टमाटर लो, प्याज लो, गोभी लो, आलू लो।
आज तो मैं बेचने वाला हूँ। हो गया ना? ए भाई, सबसे आगे बैठ के सबसे ज्यादा धीरे लिखता है। इतना टाइम तो नहीं देना चाहिए लिखने में, ये बहुत गलत है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। हाँ जी सर, आगे बढ़ू मैं? बढ़ू? सू कवच है, कोई सर नहीं है यहाँ। देयर इज नो सर, ओनली नोट्स। डन। और भाई नहीं लिखा है ना, कोई ना, एग्जाम में कभी नहीं आएगा। अभी तो देखो प्लीज, सुनो। निपित देखो सर ये क्या हो गया, सुनो। ब्लास्टोसिस्ट के दो पार्ट, एक है अपना ट्रोपोएक्टोडर्म और एक है इनर सेल मास। सुन लो। ट्रोपोएक्टोडर्म की दो लेयर, आउटर जिसको बोलते हैं सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट, इसको हार्मोन फैक्ट्री भी बोलते हैं क्योंकि ये किसका सीक्रेशन करेगी, किसका करेगी, एससीजी का। और ट्रोपोएक्टोडर्म की जो दूसरी वाली लेयर है, इनर लेयर, उसको बोलते हैं साइटोट्रोपोब्लास्ट। ये सिंगल लेयर है, ये मल्टी सेलुलर लेयर है। ये बनाएगी कोरियन फंडोसम्स, फंक्शंस एमनियन और कोरियन बनाने का काम करेगी, इसको बोलते हैं फीटल मेम्ब्रेन बनाने का काम करेगी। ये हो गया आपका दूसरा, इनर सेल मास। ये डे 8 पे बनेगी, कौन से डे पे बन रही भाई, डेट पे। प्लोरीब्यूटेंट स्टेम सेल, मतलब ऐसी सेल जो किसी भी सेल में चेंज होने की कैपेसिटी रखती है, उस सेल को क्या बोलते हैं, प्लोरीब्यूटेंट। आप कार्डियोवास्कुलर ब्लड में पढ़ोगे, हेमेटोलॉजी सिस्टम में। प्लोरीब्यूटेंट सेल का मतलब है बॉडी की वो सेल जो किसी भी सेल में चेंज होने की कैपेसिटी रखती है, उसको प्लोरीब्यूटेंट स्टेम सेल बोलते हैं। तो डे 8 पे एंडोडर्म बनता है, कब कब बनता है, डे 8। डे 7 पे एक्टोडर्म बनता है और डे 14 पे मेसोडर्म। तीनों एज इट इज लाइन टू लाइन रखना है। तो ये इनर सेल मास का हो गया, ये ट्रोपोएक्टोडर्म की दो लेयर हो गई, ये आउटर हो गई और ये इनर हो गई। एज इट इज ऐसे कैसे दो चार्ट बना के लिख लो फटाक से। ब्लास्टोसिस्ट के दो पार्ट करो, एक तरफ ट्रोपोएक्टोडर्म लिखो, एक तरफ इनर सेल मास लिखो। ट्रोपोएक्टोडर्म के दो लाइन बनाओ, आउटर और इनर। अरे लिख लिया, जल्दी लिखो। तो लिखने वाला रटने वाला ये मामला आज पूरा हो जाएगा तुम्हारा, ज्यादा ज्यादा रटने वाला। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर इसको कैसे लिखें, बेवकूफ कुछ नहीं है। ब्लास्टोसिस्ट के दो पार्ट है, इनर सेल मास और ट्रोपोएक्टोडर्म। इनर सेल मास एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो तीन लेयर से बनता है, जिसको जर्मिनल लेयर बोलते हैं, थ्री होती है, एंडो एक्टो मीजो। एक डे 8 पे, 7 पे और एक डे 14 पे खत्म हो गया इनर सेल मास। फिर आता है दूसरे वाला ट्रोपोएक्टोडर्म। ट्रोपोएक्टोडर्म की दो लेयर होती है, इनर और आउटर। एक होती है सिंगल लेयर होती है इसमें से, और एक होती है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर होता है सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट जो कि एससीजी बनाती है, और दूसरे वाली कोरियन फ्रोंडोसोम बनाती है। बस खत्म हो गया। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू ना? इसमें आप पढ़ना है, एक बार लिखना मत, क्या पता आपको लाइन लिखना पड़े अगर आपको समझ में आ जाए तो। ऑन द 8th डे, देखो यहाँ पर पीछे जाना वापस, ऊपर वाली लाइन है ना, उसको एक्सप्लेन किया गया है। ऑन द 8th डे द एम्ब्रियो ब्लास्ट डिफरेंशिएट इनटू, अलग अलग लेयर में डिफरेंशिएट हो जाता है, ठीक है। बाइलैमिनर जर्म डिस्क is connected with the trophoblast by body stalk which later on form the umbilical cord, बाद में वही umbilical cord बनता है। two cavity appear on each side of the germinal disc on the 12th day, ectoderm layer and the cytotrophoblast amniotic cavity बनाता है। the yolk sac, the ventral aspect of the bilaminar disc and lined by endodermal layer of the germ disc। मतलब कहने का मीनिंग यहाँ पर ये था कि पहले ये दोनों अलग अलग बनते हैं, ये अपना लेवल अलग बनाती है, ये अलग बनाती है, फिर उसके बाद में दोनों मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद में पूरा डेवलपमेंट करते हैं एम्ब्रियो का। ये अलग से इनर सेल मास एम्ब्रियो बनाएगा, ये अलग से अपना लेवल कोरियन फ्रोंडोसोम बनाएगी, फिर एक लेवल के बाद में डे 14 के बाद में दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो पहले क्या बोला उसमें वही बात लिखी कि डे 18 8 पे ये ट्रोपोएक्टोडर्म बनाएगी,
ये इनर सेल मास बनाएगी समान पीटल मेम्ब्रेन का। फिर दोनों एक कनेक्टिंग स्टैक का मतलब कनेक्शन ट्यूब के द्वारा जुड़ जाते हैं, तो वो ट्यूब होता है वो बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड कहलाता है। बस क्या हुआ? वैसे तो ये लिखना ही नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। भाई वो जो एग्जाम में आने वाली चीजें हैं वो तो ये है पूरी की पूरी। अब उसको सर एक्सप्लेन करना है सर हमें बहुत अच्छे से सर, बिल्कुल एकदम अच्छे से, तो फिर तुम लिख लो। मैं तो इसको फेवर भी नहीं करता, मैं तो इतना मानता हूँ कि दोनों लेयर हुई उसको एक्सप्लेन कर दिया, फिर एक से अम्बिलिकल कॉर्ड बना, डे 12 पे एक्टोडर्म साइटोटोपोब्लास्ट एमनियोटिक कैविटी बना रहा है। एमनियोटिक कैविटी मतलब एमनियन और कोरियन की लेयर से कैविटी बन गई, एमनियोटिक कैविटी, फिर यॉक्सिक बन गया, फिर ट्राइलैमेलर का मतलब तीनों लेयर बन गई, एंडोडर्म एक्टोडर्म और मेसोडर्म। वो 14 डे पे तीनों लेयर बन गई, देख लो आप वापस देखो, पहले 8 डे पे ये बनी, डे 7 पे ये बनी, 14 पे ये बनी, तो तीनों लेयर कब कंप्लीट हो गई? डे 14 पे। तो जो चीजें यहाँ पर मैंने समझाई है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको वहां पे अच्छे से लिखा हुआ है थियरी में, तो अपने को थियरी में लिखने की आई थिंक सो जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें समझाई उसको थ्योरी में लिखना है, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन 2% स्टूडेंट ऐसे होते हैं सर ऐसा बताया नहीं था, तो मैं तो इसको फेवर भी नहीं करता कि आप इसको लिखो ही लिखो, क्योंकि जो चीजें लास्ट स्लाइड में लिख चुका हूँ सारी, कुछ है ही नहीं इसमें नया, तो नया नहीं है तो मत लिखो। फिर भी किसी को लगता है शॉर्ट में कुछ चीजें बतानी, अपनी लाइफ अपने हिसाब से कुछ लिखना चाहते हो, तो फिर बस तो लास्ट में वही बोलते हैं कि हम इसको 8 वीक तक इसी को एम्ब्रियो कहते हैं, लगभग 2 वीक से लेकर 8 वीक तक इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनेसिस का पीरियड है पूरा, इनर सेल मास के बाद में एम्ब्रियो बन जाता है। सिंपल तरीका है कि दो ब्लास्टोसिस के दो पार्ट हुए, दोनों आगे जाके मिल गए, बस कुछ है ही नहीं नया। मैं तो इसको कुछ भी नहीं बोल रहा, लिखने का भी नहीं बोल रहा, बाकी आपकी मर्जी है शॉर्ट में कुछ लिखना था तो। और ऐसी कोई स्लाइड है ही नहीं हमारे पास इतनी बड़ी, सबसे बड़ी स्लाइड यही है, उसको भी मैं लिखने का नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा कोई अब आप पूरी ओबीजी में ऐसा कभी पॉइंट नहीं आएगा वापस इतना बड़ा लिखने वाला, सब छोटी लाइनें होगी। लेकिन जब एनाटॉमी किसी चीज का पढ़ते हैं, स्टार्टिंग किसी चीज का करते हैं, तो वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ता है हल्का सा, जो हालांकि उसका एग्जाम में रोल नहीं होता, एग्जाम में रोल उसी का ही होता है जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन थोड़ी सी चीजें समझने के लिए ये एग्जाम में नहीं आता, लेकिन हम इसलिए पढ़ना पड़ता है, कल के दिन तुम खुद नोट्स पढ़ोगे तो तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाए कि उस समय बताया था तो ये बना कैसे था, वरना बाद में हम भूल जाते हैं, दिक्कत वो होती है, इसलिए ये लिखना पड़ा। बाकी तो एग्जाम में ये लाइन आने वाली नहीं है कोई, एग्जाम में जाने वाली वो मैंने लास्ट स्लाइड में समझा दिया। ठीक है, डन। क्या नो सर? डन, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। वो क्या कह रहा, क्या कह रहा वो? कुछ तो बोला होगा उसने, मैंने कुछ सुना ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। तुम कुछ भी बोलो, अगर मैंने सुना नहीं तो वो तुम्हारे पास ही रहेगी बात, सोच लो। इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ओके डन। नहीं नहीं नो, हाँ बिल्कुल नहीं, नो, हाँ हाँ नो, ओके डन, बाय। एक मिनट सुन लो, आए बड़े, हम लास्ट में जब ये मोरला पढ़ रहे थे, देखो एक मिनट समझने की बात बताएं। कई बार कुछ बोलते हैं ना कि सर इसकी एक एम्ब्रियो की पूरी सीक्वेंस बताइए, हालांकि सबको पता है कि 0 से 2 को बोलते हैं प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड, एक मिनट जो बेसिक पढ़ते हो, 2 से 8 वीक को बोलते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड, और 9 से 40 वीक को बोलते हैं फीटस पीरियड। पता आपको, ये तो पता ही है, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन हो गया। अब कई बार सीक्वेंस आ जाती है कि एक जाइगोट से पूरा फीटस बनने में सेल की सीक्वेंस बताओ, तो सबसे जब तक 1 से 8 सेल होती है हम इसको जाइगोट नाम से शॉर्ट में बता सकते हैं, जब 16 से 64 होती है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? होमोर्यूला बोल सकते हैं। फिर धीरे धीरे सेल के नंबर बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको याद होने में दिक्कत होगी, हम उल्टा स्टार्ट कर दो यहाँ से। जब बच्चा जन्म लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? फीटस। फीटस से पहले वाले को क्या बोलते हैं? तो आपको ये और ये और ये डाउट नहीं है। अब आपको पता होगा कि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके लगभग 5 वीक के अराउंड में स्पाइनल कॉर्ड बनता है, ये नाम सुना आपने? स्पाइनल कॉर्ड को अपनी टर्मिनोलॉजी में न्यूरल ट्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो एम्ब्रियो से जस्ट छोटा होता है न्यूरुला, क्या होता है? इसीलिए आपने याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा कई बार कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले फॉलिक एसिड खाना चाहिए, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले खाना चाहिए, क्योंकि जो ही प्रेगनेंसी होगी उसी टाइम स्पाइनल कॉर्ड बनना शुरू हो जाता है। तो अगर हमारी बॉडी में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएगा, बाद में खाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, बाद में एनीमिया नहीं होगा लेकिन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है? एम्ब्रियो से जस्ट पहले की सेल की स्टेज का नाम क्या है? न्यूरुला। उससे जस्ट पहले गैस्ट्रुला। तो आप याद रख ले, जाइगोट, मोरुला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला, फिर न्यूरुला, एम्ब्रियो, फीटस। ये सीक्वेंस याद करो ऐसे एरो लगा लगा के। ये कभी आया नहीं है बट कभी भी आ सकता है अब। तो आपको दिक्कत क्या होगी? या नहीं होगी, या नहीं होगी, पहले यहाँ पहले बी आता है, फिर जी आता है, फिर एन आता है, बस याद हो गया। पहले बी फिर जी फिर एन, अल्फाबेट में भी यही आता है, फिर क्या दिक्कत है? ये तीन में तो डाउट है और तीनों याद हो गए, बी जी एन,
बीच वाले 3 याद करने थे, बाकी तो याद ही नहीं करना था। इजीली याद हो गए बस। तो जो याद नहीं होता वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, याद हो जाए वहीं से आता नहीं है। समझ आ गया? पक्का? आपने पोलियो नाम सुना है? पोलियो क्या होता है? पोलियो का कॉज क्या है? क्या कॉज है? रोटा वायरस है? ओके डन। ये तो वही फोटो है सेम, सीक्वेंस बता रखी फोटो की। अब इधर आओ, अब बड़ी हेडिंग लगाओ जिसका नाम है इम्प्लांटेशन। जल्दी से लगा लो। इम्प्लांटेशन का दूसरा नाम निवेशन का मतलब होता है चिपकना। चलो इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या होता है ये। लगाओ हेडिंग लगाओ फटाफट। डन, लिख लिया। इम्प्लांटेशन का सीधा सा मीनिंग ये है कि ये यूट्रस है। यूट्रस के अपर पार्ट में यूट्रस के दो सेगमेंट बना देते हैं, ये अपर यूट्राइन सेगमेंट, ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांटेड, जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो यूट्रस के अपर पार्ट में इम्प्लांट होना चाहिए। और अपर में भी एंटीरियर पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर ज्यादा प्रायोरिटी पे जाता है। कौन सा पे जाता है? पोस्टीरियर पे। तो इम्प्लांटेशन यूट्रस के अपर पार्ट में होता है, ये 4 प्रोसेस में होता है। डे 6 से डे 11 तक होता है और 4 प्रोसेस में पूरा होता है, जिसको ऐसे याद रखने के लिए AAPI बोलते हैं। 4 इसकी सीक्वेंस होती है, इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। कई कई बार रेयर केसेज में, जरूरी नहीं है, कई कई बार जब इम्प्लांटेशन होता है, जब इम्प्लांटेशन का मतलब है यहाँ पे आके चिपकेगा एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम पे, तो चिपकेगा तो हल्की सी ब्लीडिंग देखने को मिलती है, तो जरूरी नहीं है। स्पॉटिंग बोलते हैं रेयर केसेज में, वैजेनल स्पॉटिंग। तो रेयर ब्लीडिंग ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन इज कॉल्ड हार्टमन साइन। कौन सा साइन? तो एक बात तो ये याद रखनी है कि इम्प्लांटेशन के दौरान ब्लीडिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन यूट्रस के कौन से पार्ट में होता है? अपर, अपर के भी, पोस्टीरियर। कितनी सीक्वेंस को फॉलो करता है? 4 सीक्वेंस को फॉलो करता है। ये 4 बातें याद रखनी होती है। डे 6 से डे 11 तक होता है। कौन सा हार्मोन इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है? प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। बस इतना इतना एक बार बेसिक लिखो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इम्प्लांटेशन सुनो पहले, अच्छे से सुन लो, लिखने की जल्दी है। इम्प्लांटेशन अकर इन द पोस्टीरियर वॉल नियर द फंडस ऑफ द 6th डे। कौन से डे? 6। या मेंस्ट्रुएशन, रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 20th डे, एक ही बात है। इम्प्लांटेशन 4 स्टेज में होता है। एपोजिशंस, एडेशंस, पेनिट्रेशंस, इन्वेशंस। एपोजिशन का मतलब है एंडोमेट्रियम की तरफ जा रहा है, एंडोमेट्रियम को चिपक जाएगा, फिर एंडोमेट्रियम को क्रॉस कर जाएगा, फिर पूरा तरीके से उसको इन्वेज कर देगा। ये 4 प्रोसेस होगी। तो एंडोमेट्रियम इज इन द सेकंड सेक्रेटरी फेज। एंडोमेट्रियम उस समय कौन से फेज में होती है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 14 दिन के बाद वाले पीरियड को कौन सा फेज बोलते थे? सेक्रेटरी फेज। तो इम्प्लांटेशन कौन से फेज में होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के सेक्रेटरी फेज में। और सेक्रेटरी फेज में कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो जब एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है वो उसको एक्सेप्ट करती है, इसमें ये लिखा है एपोजिशंस थ्रू पिनपॉइंट फॉर्मेशन लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। एंडोमेट्रियम की जो माइक्रोविलाई होती है उसमें ऐसे लेयर होती है, वो इम्प्लांटेशन होता है तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेती है। इस प्रोसेस का नाम ही एपोजिशन है, पहली प्रोसेस है। फिर उसके बाद में इम्प्लांटेशन ये पढ़ने वाले, इम्प्लांटेशन कौन से हार्मोन की वजह से अच्छा हो जाता है? प्रोजेस्टेरॉन होता है। ये बात भी ठीक है। फिर क्या लिखा? ब्लास्टोसिस्ट इज बोरोड इनसाइड द स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम ऑफ द डेसिडुआ। इसको समझना पड़ेगा, एकदम समझ में नहीं आने वाला, ये लाइन बहुत टेढ़ी है। अब इसको मैं समझाने के लिए और अच्छी चीजें बताऊंगा कुछ। प्रोसेस इज कंप्लीटेड बाय 10th और 11th डे। 11 का मतलब डे 14 को फर्टिलाइजेशन हुआ, 14 में 11 जोड़ोगे तो कितना हुआ मेंस्ट्रुएशन साइकिल का? डे 25। तो कब कंप्लीट हो जाता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 25वें दिन। इस दौरान ही ब्लीडिंग होती है, मतलब नेक्स्ट पीरियड आने वाला होता है, उस दौरान हल्की पतली ब्लीडिंग होती है। तो फीमेल हल्की सी कंफ्यूज भी हो सकती है कि ये मेंस्ट्रुएशन ब्लीड है या इम्प्लांटेशन। मेंस्ट्रुएशन में ज्यादा ब्लीड होता है, इसमें हल्की सी स्पॉटिंग होती है। दिस टाइप ऑफ डीपर पेनिट्रेशन इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशंस ब्लड इनटू द एंडोमेट्रियम कैविटी। अगर डीपर इम्प्लांटेशन होता है तो एंडोमेट्रियम कैविटी थोड़ा सा ब्लड लीक हो सकता है, हम इसको हार्टमान साइन बोल सकते हैं। लगभग कब हो सकती है? इम्प्लांटेशन पूरा होते ही, इसका मतलब नेक्स्ट पीरियड के 1-2 दिन पहले या बाद में। ये लिखा है डे 13 एक्सपेक्टेड पीरियड है नेक्स्ट, उस टाइम ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये बात इतनी समझ में आ गई? हाँ सर इतनी तो समझ में आ गई। तो अब आप क्या लिखोगे? आप बताना मेरे को। ये लिखोगे स्वामी, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो। एक लाइन है उसको मैं बाद में समझाऊंगा अच्छे से, क्योंकि वो लाइन में पूरी लेयर समझानी पड़ेगी आपको, वरना वो समझ में नहीं आने वाला। इंप्लांटेशन में 5 इक्वेशन बनते हैं, पांचों क्वेश्चन आपके सामने है। कहां पर, कौन से डे, कौन सा हार्मोन्स, कौन सी प्रोसेस,
हो गया। डन। हो गया ना। कोई सर सर मत करना, लिखो। नो सर। है? ऐसे कैसे स्लाइड छोड़ के एक एक घंटा दे रहा हूँ लिखने का बेवकूफ। ऐसे कैसे, मैं सुनता ही नहीं मैं किसी की। हाँ, मैं प्लीज तो जानता ही नहीं क्या होता है, मैंने प्लीज तो सीखा है वहां एम्स में नौकरी करने के बाद। प्लीज, पहले मुझे पता ही नहीं था प्लीज क्या होता है। कौन? हाँ जोर से रो थोड़ा, माइक तू। ऐसे कैसे रहेगा, सबका तो नहीं रहा, तुम्हारा कैसे रहेगा? कुछ नहीं, झूठ है सब। लड़कियां सारी ईमानदार है, बराबर नोट्स लिखती है। तो बराबर नहीं लिखती, आधा टाइम कुछ और ही काम कर रही है, इसलिए रहा है ना पुष्पा? सही बोला ना? पुष्पा वो नहीं, पुष्पा ये रियल पुष्पा। पुष्पा। ये लड़कियों के जितने भी नाम है वो 3 अक्षर के क्यों होते हैं, आज तक किसी को पता चला? 90% लड़कियों के नाम 3 अक्षर के होते हैं। 90%, अब वो 4-5 हो सकते हैं बट मैक्सिमम मैक्सिमम 3 अक्षर के ही होते हैं, कितने भी देख लो आप, कोई भी है। जस बहुत ही हो सकता है आपका 5 का होगा, लेकिन होते 3 के हैं। मतलब मैक्सिमम, अगर इसका रेशियो रेशियो निकाला जाए तो लड़कियों के नाम 3 अक्षर के ही होते हैं। इस क्लास में भी तुम अगर रिसर्च मतलब स्टडी करो ना, तो तुम्हें 80% लड़कियों के नाम 3 अक्षर के मिलेंगे। हाँ। है? क्या बोल रहा हूँ? लड़कों के नाम 2 अक्षर से लेकर 9 अक्षर तक कुछ भी हो सकता है। अरे भाई राहुल कह रहा है ज्यादा हो रहा है, चुप हो जाओ आप। हाँ, ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, अपनी लिमिट में रहो। ठीक है ना, ये किसी के नाम के ऊपर ऐसा नहीं बोल सकते, मैंने तो एक जनरली क्या है कि 3 अक्षर का होता है, मैं किसी को टारगेट ऐसा नहीं बोला। 3 अक्षर का ठीक है ना, क्या दिक्कत है? तुम्हारा अक्षर भी है कुछ तो। राहुल अपन ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, जो भी अपने को कुछ चीज दे रहा है अपन नहीं ले रहे हैं तो वो कहाँ रह रही है? उनके पास ही रह रही है ना। इसका मतलब ये है वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, इसलिए अपने को ना कुछ भी बोले अपने को अवॉइड करना सीखना है, नजरअंदाज समझते हो? इग्नोर करना सीखना है। और तू तो आगे बैठा है, तू आगे बैठा है, तेरे आसपास जितने भी लोग बैठे सबको पता है नजरअंदाज कैसे करते हैं। लड़कों को बेचारों को नहीं पता होता। जल्दी लिखो। तो सीखना है भाई नजरअंदाज करना है। चलो, बहुत बढ़िया जो भी है। राहुल को कुछ नहीं बोलना, पहले कह रहा हूँ। हाँ, हो गया क्या? बहुत बढ़िया। हम्म, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ना एक बार। पढ़ना एक बार, सिंपल सिंपल पढ़ना। जो हमने लिखा है ना वही लिखा हुआ है, देखना। कोरियन, देखो फीचर मेम्ब्रेन पढ़ते हैं तो अंदर वाली को बोलते हैं एमनियन, बाहर वाली को बोलते हैं कोरियन। तो कोरियन आउटर मोस्ट लेयर होती है, कोरियन विलाई कैसे बनता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। 2 फीचर की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जब बनना शुरू हो जाती है 9th डे पे, लगभग तीसरा डे स्टार्ट होता है, उसमें तीसरा वीक स्टार्ट होता है, उसी टाइम साइटोट्रोपोब्लास्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हम कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। कोरियोनिक विलाई सेकेंडरी जो होती है, याद कर लो 13, 16 और 21, तो सेकेंडरी होती है 16 डे पे बनती है, थर्सरी होती है जो 21 डे पे कंप्लीट होती है। विलाई ऑन डेसिडुआ बैसिलस, डेसिडुआ बैसिलस क्या होता है? यूट्रस का वो पार्ट जिसके नीचे अपना इंप्लांटेशन होगा, उस लेयर को बोलते हैं डेसिडुआ बैसिलस। तो विलाई ऑन द डेसिडुआ बैसिलस जहां से कोरियन प्रोनोसम ग्रो होता है, प्लेसेंटा का, प्लेसेंटा का 80% पार्ट यही होता है, 20% पार्ट मैटरनल होता है। जब हम प्लेसेंटा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। विलाई ऑन द डेसिडुआ कैप्सुलोरिस, कोरियन लिव जो बच जाता है थोड़ा बहुत पार्ट, ये तीनों चीजें आगे प्लेसेंटा पढ़ने पे पढ़ेंगे कि जैसे भी यूट्रस है, यूट्रस के जो नीचे जहां प्लेसेंटा इंप्लांट होता है उसको तो बोलते हैं बेसिलस, जिसके ऊपर कवरिंग होती है डेसिडुआ कैप्सुलोरिस, जो बच जाता है वो डेसिडुआ पेराइटलिस। तो 3 प्रकार की लेयर होती है डेसिडुआ की, जो हम पढ़ने वाले आगे। तो यहाँ पर यही है कि कोरियन और कोरियोनिक विलाई के बारे में पढ़ा कि प्राइमरी विलाई डे 13 पे बनी होती है, सेकेंडरी 16 पे बनती है, थर्सरी 21 पे बनती है। मैंने ये 3 बार बोला है, तो कोई ना कोई कारण है 3 बार बोलने का, 3 बार पढ़ा रहा हूँ, तीसरी बार आ रहा है कोरियोनिक विलाई। और ये भी बोला है कि थर्सरी सबसे वस्कुलर होती है, यहीं से सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट की बात स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि कोरियन तो आउटर लेयर है, और उसकी वजह से आगे सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट बनेगा और कोरियोनिक विलाई बनेगी, और कोरियोनिक विलाई डेसिडुआ बैसिलस से ग्रो करती हुई बनेगी। तो ये 2-4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं जो आपको याद रखने हैं। सेकेंडरी विलाई कब बनती है, थर्सरी कब बनती है, आउटर मेम्ब्रेन का नाम क्या है, इनर मेम्ब्रेन का नाम क्या है। बस खत्म हो जाएगा टॉपिक अपना, सब खत्म, मामला फिनिश।
हाँ बताओ। नहीं बड़ी हो जाएगी, इसके बाद कुछ है ही नहीं, इसके बाद सारी चीजें समझने वाली, ज्यादा लिखने वाली नहीं है। जब जो ये इम्प्लांटेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद सारी समझने की है, इसमें थोड़ा लिखना पड़ता है क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे, इसलिए लिखवा रहा हूँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाद में है ही नहीं, बड़ी कम चीजें होती, इतना आपकी स्लाइड बड़ी होगी बाद में, है ना। इस बात यहाँ तक माफ कर दो मुझे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है ना। थैंक यू। मुझे भी पता है कि लिखने में जोर आ रहा है आपको इतना, लेकिन एक दो स्लाइड है, इसके लिए आप माफ कर सकते हो थोड़ा बहुत, कर सकते हो ना, है ना। आप देवीलाल हो, क्या नाम आपका है? अच्छा, देवीलाल कौन है भाई? अच्छा आप देवीलाल है, देख रहा था भाई कौन देवीलाल है, मेरे को नाम नहीं पता चल रहा ना, मेरे को कहीं कहीं से आते हैं कि उनका ध्यान रखना, मैंने कहा ध्यान पहले पहचानूं तब रखूं ना, मैंने जानता ही नहीं हो तो क्या ध्यान रखूं। ध्यान रखे कैसे, वो हमारा ध्यान रखते हैं कि सर क्या कर रहे हैं। हम क्या किसका ध्यान रखें, हम जिसका ध्यान रखते हैं वो तो बेवकूफ आता ही नहीं है। घर की मुर्गी दाल बराबर, यही बात हो गई। वो महीने में 10 दिन की कोचिंग आता होगा ना, मैंने तो कभी उसको देखा नहीं, क्लास महीने में 10 दिन आता होगा ना। आज आया हो तो नहीं, छुप के बैठा होगा कहीं, घर जाके शाम को मेरे को रोटी नहीं मिले हैं। मुझे अभी ऐसा थोड़ा थोड़ा लगने लगा है कि अब थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया उसने एबीसीडी। मेरे पास कल परसों दो शाम को रात को मैं बैठे बैठे कुछ पीपीटी बना रहा था, 10-11 बजे शाम को। इसका मतलब बता रहा भाई, है ना, इसके मन में भी सवाल आने शुरू हो गए अब, वो भी ओबीसी का टॉपिक, कि ये मॉडल पेपर क्वेश्चन था कोई संडे का, उनमें से इसमें ये आंसर होगा ना। मैंने कहा अच्छा, सवाल आने शुरू हो गए, इसका मतलब पढ़ाई शुरू कर रहा है। मैंने कहा वेरी गुड, आगे तो खुली, और कॉल वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, इसलिए मैंने कभी उसको बोला नहीं तू पढ़, मैंने कहा जब तेरा मन हो स्टार्ट कर देना, तेरे पास खूब टाइम, अभी भी मैंने उसको बोला 1 साल और है, मौज करनी जितनी कर ले, नर्सिंग होने के बाद तो पढ़ना है ही। हो गया, हो गया, डन, डन, यस सर, यस सर, आगे बढ़े, हो गया ना भाई, इसने लिख लिया मतलब पूरी दुनिया ने लिख लिया, सबसे लेट यह है? इसका मतलब इससे भी लेट है कोई। चलो अब इतना, प्लीज 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 प्लीज, एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ जिससे सीधा 9 का क्वेश्चन निकलने वाला है। मॉर्बिड का मतलब क्या होता है बताना मेरे को, एक मिनट, अरे ओबीसी पे मत जाओ, ऐसे ही जाओ, मॉर्बिड का मतलब क्या होता है? बीमारी। अदरेंट का मतलब है चिपकना, तो प्लेसेंटा की ऐसी प्रॉब्लम जो चिपकने से रिलेटेड होती है उसको बोलते हैं मॉर्बिड अदरेंट प्लेसेंटा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मॉर्बिड अदरेंट प्लेसेंटा कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3, और तीनों में से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? ये आ सकता है। कौन सा आ सकता है? अब सुनो, आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पर क्या लिखा है, एक चीज बताता हूँ, उससे पता चलेगा। चीज मतलब ये यूट्रस है, यूट्रस की हम लेयर पढ़ेंगे थोड़ी, सबसे अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के भी कुछ पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। एंडोमेट्रियम, फिर एंडोमेट्रियम के बीच बाद में आता है मायोमेट्रियम, फिर आता है पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के जो पार्ट है वो बाद में पढ़ेंगे। तो कई बार प्लेसेंटा क्या है, इंप्लांट नॉर्मली एंडोमेट्रियम तक हो जाती है, ये नॉर्मल इंप्लांटेशन है। तो प्लेसेंटा कितनी डीप इंप्लांट होगी या फीटस कितना डीप इंप्लांट होगा, ये कौन सी लेयर तय करती है? नेटवर्क लेयर तय करती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी लेयर ये डिसाइड करती है कि इंप्लांटेशन कितना डीप होगा या कितना सुपरफिशियल होगा। कौन सी लेयर डिसाइड करेगी? नेटवर्क लेयर डिसाइड करेगी। तो क्या लिखना है यहाँ पर? फाइब्रिनॉइड डिपॉजिट अपीयर ऑन द सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट के ऊपर एक फाइब्रिन की एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं नेटवर्क लेयर। ये डिसाइड करती है कि प्लेसेंटा कितना डीप इंप्लांट होगा। अब अगर ज्यादा डीप इंप्लांट हो जाए तो कोई डिसऑर्डर हो जाए, अगर ज्यादा डीप इंप्लांट हो जाए तो इंप्लांटेशन से रिलेटेड 3 प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं। इंप्लांटेशन से रिलेटेड जिसको बोलते हैं मॉर्बिड अधेरेंट प्लेसेंटा। ये कितने टाइप का होता है जी? 3 टाइप का होता है। पहला होता है ए क्रीटा, प्लेसेंटा ए क्रीटा। दूसरा होता है प्लेसेंटा इन क्रीटा। तीसरा होता है प्लेसेंटा पर क्रीटा। अगर प्लेसेंटा एंडोमेट्रियम तक जाता है, अगर प्लेसेंटा इंप्लांट होता है टिल एंडोमेट्रियम, कहां तक? एंडोमेट्रियम तक, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा। क्या बोलते हैं? एक्रीटा। और प्लेसेंटा का इंप्लांटेशन मायोमेट्रियम तक हो जाए, यही क्वेश्चन आता है, कहां तक हो जाए? मायोमेट्रियम तक, तो उसको बोलते हैं इनक्रीटा। इन मतलब अंदर चला गया, और अंदर को भी क्रॉस करके बाहर की तरफ चला जाए, अंदर में से बाहर, सीरस लेयर, बाहर वाली लेयर सीरस होती है, तो इंप्लांटेशन टिल सीरस लेयर, सीरस मतलब आउटर लेयर, मतलब पेरीमेट्रियम। तो अगर सीरस लेयर तक चला जाए तो उसको बोलते हैं परक्रीटा। याद नहीं करना, सबसे अंदर ए, थोड़ा आगे इन, क्रॉस कर गया पर, सिंपल याद हुआ। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम तक एक्रीटा, मायोमेट्रियम तक इनक्रीटा, सीरस लेयर तक परक्रीटा। समझ में आ गई?
प्लेसेंटा के चिपकने की बीमारी जिसको बोलते हैं मॉर्बिड अधेरेंट प्लेसेंटा 3 टाइप की होती है। कल के दिन ये भी क्वेश्चन आ जाए कौन सी लेयर ये डिसाइड करती है कि प्लेसेंटा कितना इंप्लांट होगा, नेटोबेक लेयर। कौन सी लेयर? ठीक है, ये तीनों बातें लिख लो। ऐसे कैसे लिख लो शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में ऐसे लिखना है, इससे अलावा मैं कुछ भी नहीं लिखवा रहा। इम्प्लांटेशन खत्म। यहां पर लिखना अप टू डन हो गया। रटना नहीं, समझना है। इन पहले ए, फिर इन, फिर पर। वैसे अल्फाबेट में भी याद रह सकता है ए आई पी, और वैसे भी याद रखता है। ए मतलब थोड़ा ऊपर, इन मतलब अंदर, पर मतलब क्रॉस। और ये फोटो में भी पता चल रहा है, ए इन पर। इमेज से भी पता चल रहा है ना, सबसे पता चल रहा है, सिंपल है ये तो। डन। हो गया बस। अब हम जब कोई भी फीमेल लिख लिया ना, अब सुनना, लिख लिया ना सबने, इधर आना प्लीज, सुनना, देखो थोड़ा सा ध्यान देना। जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है सपोज एंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि डेसिडुआ बोलते हैं, इसकी कौन कौन सी लेयर होती है, पहले समझना है फिर लिखना है। देखो क्या लिखा है, सुनना। एंडोमेट्रियम ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस, इसी का नाम है डेसिडुआ। क्यों? क्योंकि डिलीवरी के बाद में ये परमानेंट नहीं होती, सेट आउट हो जाती है, इसलिए। डेसिडुअल रिएक्शंस सुनना, द इंक्रीज स्ट्रक्चर एंड सीक्रेटरी एक्टिविटी बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, डेसिडुआ को 3 लेयर में बांटा गया है। डेसिडुआ को कितनी लेयर में बांटा गया है? 3। मिडल, इनर, सुपरफिशियल, 3 लेयर है। यहां से आपको समझ में कुछ और ही आएगा। सुपरफिशियल लेयर जिसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट लेयर, इंटरमीडिएट लेयर जिसको बोलते हैं स्पंजी लेयर, और अंदर वाली लेयर जिसको बोलते हैं कहां गई बेसल लेयर। कौन सी लेयर? बेसल लेयर। तो ये हो गई बेसल लेयर, ये स्पंजी लेयर, कॉम्पैक्ट लेयर। अब इन तीनों का कोई रोल नहीं है, सबसे सुपरफिशियल कौन सी है? कॉम्पैक्ट लेयर। इसके 3 पार्ट करेंगे, वो याद रखना है। समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझने के लिए यहाँ पर डेसिडुआ कॉम्पैक्ट के 3 पार्ट करेंगे, तो समझने के लिए इधर आओ, पूरा पूरा समझो, चित्र बनाओ एकदम लाल कलर का। यह यूट्रस, ये यूट्रस, यूट्रस की सबसे आउटर लेयर का क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? पेरी। लो भाई पेरीमेट्रियम। मेरा क्या जाता, तुम जहां कहो वहीं उदयपुर। यूट्रस की इनर मिडिल मिडिल लेयर का क्या नाम है? नींद तो नहीं आ रही ना? आ रही है तो मैं क्या करूँ, यहाँ किस लिए आयो? हाँ, बेवकूफ, नींद आ रही है तो यहाँ किस लिए आया? यूट्रस की इनर लेयर का नाम क्या है? सही बता, मेरी कसम। सही बताना, झूठ मत बोलना है, कसम लगती है। तुम ऐसे अंगुली पे अंगुली चाट के कसम नहीं दे दो क्या? ये हो गया एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब एंडोमेट्रियम के 3 पार्ट है। एंडोमेट्रियम के, कितनी गंदी एनाटॉमी है, बहुत ज्यादा गंदी, मुझे कभी कभी लगता है भगवान क्या क्या पढ़वा रहा हूँ इतना। एंडोमेट्रियम के 3, इसके भी 3 पार्ट। एंडोमेट्रियम की इनर लेयर का नाम था बेसल लेयर, क्या नाम था? तो ये लो भाई एंडोमेट्रियम की ये बेसल लेयर। बेसल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंदर की साइड होती है, एंडोमेट्रियम के अंदर की साइड हो गई। एंडोमेट्रियम की मिडिल लेयर को क्या बोलते थे? स्पंजी। क्या बोलते थे? स्पंजी का ये कौन सा कलर है, ये कौन सा है? ये ऑरेंज है। हाँ जो भी है, ये डार्क पिंक और रेड पिंक नहीं होता बेवकूफ। हाँ शेड अलग अलग होते हैं भाई, इन लड़कियों को पता है सब, हमें तो इतना ही पता है, ये लाल है बस, हमारे लिए सब लाल है। ये हो गया बीच वाला स्पंजी कलर, कौन सा कलर? स्पंजी कलर नहीं, स्पंजी लेयर, कलर पता नहीं कौन सा ही है। अब एक और लाल करते, अब सबसे अंदर वाली लेयर का नाम है कॉम्पैक्ट लेयर, कौन सा? सेम का है, अलग है। ये तुम लड़कियां होकर लड़कों वाली बातें कर रही हो, ये ठीक है, आप ठीक है ना? ये हो गई आपकी सबसे अंदर वाली लेयर का क्या नाम है? अब आपको समझ में आया कुछ? अरे कुछ समझ में आया? अब आएगा सब, देखो इतना लेयर है यूट्रस की, अब समझ में अभी भी नहीं आया। सबसे बाहर वाली को बोलते थे पेरी, पेरी मेट्रियम, मिडिल को बोलते थे मायो या मायोकार्डियम, फिर को बोलते थे एंडो, फिर एंडोमेट्रियम की कितनी लेयर? 3। सबसे एंडोमेट्रियम के अंदर उसको जो बोलते थे, एंडोमेट्रियम के 3 पार्ट, पहला कर दूं बेसल, फिर एंडोमेट्रियम का ये बी,
स्पंजी, फिर एंडोमेट्रियम का ये सी कॉम्पैक्ट। अब जो फीटस आएगा, प्लेसेंट आएगा, किसके ऊपर चिपकेगा? कॉम्पैक्ट के ऊपर चिपकेगा। किसके ऊपर चिपकेगा? को समझ में आ रहा है आपको? आ रहा समझ में? अगर क्वेश्चन आ जाए कि एंडोमेट्रियम की कौन सी लेयर मायोमेट्रियम की तरफ होती है? बेसल। बेसल है ना एंडोमेट्रियम के साथ, इधर इधर। तो एंडोमेट्रियम की कौन सी लेयर मायोमेट्रियम की तरफ होती है? बेसल लेयर होती है। समझ में आ गया ना? अब ये कॉम्पैक्ट लेयर है सबसे, एंडोमेट्रियम की सुपरफिशियल लेयर, डायरेक्ट जहां से टचअप होगा, इंप्लांटेशन होगा प्लेसेंटा फीटस से। कॉम्पैक्ट के तीन पार्ट। किसके तीन पार्ट? पहले यूट्रस की तीन लेयर, फिर एंडोमेट्रियम के तीन पार्ट, फिर अब कॉम्पैक्ट के तीन पार्ट। अब कॉम्पैक्ट के तीन पार्ट करो, कर दो ना। एक ए, एक बी, सी। ए को देखो, जहां पे आके प्लेसेंटा चिपकेगा तो वो प्लेसेंटा का कौन सा पार्ट होगा? बेस। भाई जहां के आगे चिपकेगा वो कौन सा पार्ट होगा? बेस। और एंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। तो जहां से आके यहाँ पे आके अगर प्लेसेंटा चिपकेगा तो इसके नीचे वाले पार्ट को क्या बोल दूं? डेसिडुआ। कॉम्पैक्ट लेयर का वो पार्ट जहां पे आके प्लेसेंटा चिपकता है उसको बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलस। क्या बोलते हैं? क्या समझ में आया? जहां पे फीटस और प्लेसेंटा चिपकता है उसके चारों तरफ की कुछ कवरिंग होती है, तो यहाँ पे कुछ कुछ कवरिंग होगी। जैसे आप टैबलेट लेते हो, कुछ उसके अंदर केमिकल होता है, उसके ऊपर कवर होता है, उसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल। क्या बोलते हैं? तो और आपको पता है ये पूरी कौन सी है? डेसिडुआ। तो अगर किसी को कवर करेंगे उसको बोलेंगे डेसिडुआ कैप्सुलरिस। क्या बोलेंगे? और तीसरी ये जो बच जाएगी पूरी साइड वाली प्रेगनेंसी में, उसको बोलते हैं डेसिडुआ पेराइटेलिस। पेराइटेलिस का मतलब पेरीफेरी में, डेसिडुआ पेराइटेलिस। क्या समझ में आ गया? पेराइटेलिस यहाँ लिख दो ऊपर। तो आपको लेयर समझ में आई इजीली? यूट्रस की तीन लेयर, फिर एंडोमेट्रियम की तीन लेयर, फिर यूट्रस की एंडोमेट्रियम की कॉम्पैक्ट की तीन लेयर। फिर बेसिलस किसको बोलते हैं? जो बेस पार्ट होता है। कैप्सुलरिस किसको बोलते हैं? जो कवर करती है। और पेरीफेरी में जो बच जाती है उसको क्या बोलते हैं? पेराइटेलिस। अब आप प्लेसेंटा पढ़ोगे, आप प्लेसेंटा पढ़ोगे तो बोलेगा प्लेसेंटा किससे मिलकर बनता है? प्लेसेंटा किससे मिलकर बनता है? प्लेसेंटा किससे मिलकर बनता है? अरे जहां प्लेसेंटा चिपका है तो उसके नीचे वाली लेयर नहीं है क्या? 20% तो डेसिडुआ बेसिलस से बनता है, 80% फीटस से बनता है। प्लेसेंटा में 80% फीटस का पार्ट होता है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि यूट्रस की कौन सी लेयर का पार्ट प्लेसेंटा का है? डेसिडुआ बेसिलस का। डेसिडुआ। तो 20% डेसिडुआ बेसिलस से बनेगा। हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि प्लेसेंटा दो चीजें मिलकर बनाता है, एक डेसिडुआ बेसिलस 20% एंड 80% इज द फीटस। इतना समझ में आ गया होगा? ये लेयर बनाओ, बस लेयर बनाओ। प्लेसेंटा वाला मैं बाद में वैसे ही बता दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। प्लेसेंटा वाला पॉइंट छोड़ भी दो। आ गया ना समझ? लिखवा दूं क्या सब? लिखवा दूं? लेयर बन गई सबकी, डन। तो इतनी देर क्या कर रहे थे? समझ रहे थे? मेरी बात सुन रहे थे? फिर ठीक, फिर सही है, सुना करो। चलो चलो, ये चित्र मैंने एकदम मस्त बनाया ना? वाह वाह, क्या बात, गजब। मतलब आई एम एक्सपर्ट इन द मेकिंग चित्र, मेकिंग डायग्राम ना। हाँ, आगे बढ़े। हो गया ना? तुम ये आराम से बैठ के बना रहे हो, यहाँ पर कुछ जैसे बेटा दो, लिखो। देखो पहले सुन लो, एक एक चीज मैंने समझा दी है इसमें जो लिखी हुई है। अब आपको समझ में नहीं आया, इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ। एंडोमेट्रियम प्रेग्नेंट यूट्रस, इसलिए इसको डेसिडुआ बोलते हैं, क्योंकि ये सेट आउट होती है। ऐसा कोई भी ऑर्गन जो परमानेंट नहीं होता वो डेसिडुआ डेसिडुएट कहलाता है। डेसिडुअल रिएक्शन कौन से हार्मोन की वजह से? प्रोजेस्टेरॉन। डेसिडुआ को तीन भागों में बांटा गया है, कॉम्पैक्ट, स्पंजी, प्लेसेंटल सेपरेशंस, बेसल लेयर्स। ठीक है? ठीक है, ओके। तो पोस्टमार्टम के बाद में वापस ये लेयर बनती है, रीजनरेट होती है। रीजनरेशन का मतलब वापस बनती है, ये तो बेसिक सबको पता है। ये तो लाइन लिखने की भी नहीं थी, ऐसे ही हूं मैं बेवकूफ, लास्ट लाइन ऐसे लिख दी। और इसको भी समझना चाहो अच्छे से तो ये फोटो पड़ा, सबसे ऊपर वाली कॉम्पैक्ट एंडोमेट्रियम की, स्पंजी, बेसल्स, और फिर वो मायोमेट्रियम वाली आ रही है इधर। इससे भी पता चल जाएगा आपको, आराम से पता चल रहा है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ेंगे? कॉम्पैक्ट लेयर के तीन पार्ट। अरे रटना नहीं है, समझना बहुत सिंपल है रे, बहुत सिंपल है। क्या? आगे बढ़े।
हो गया। अब क्या? अब नोट्स नहीं बना रहे? बनाए हुए? सही है। पहले क्या? डन। कोई बात नहीं। लिखो नेक्स्ट। बाकी है क्या? तुम्हारे ऊपर दया भी खूब आती है, गुस्सा भी थोड़ा थोड़ा आता है। कैसे हो? सही। क्या लिखा है? क्या है? मेरा है? ये कहाँ है भाई? मेरा तो नहीं पढ़ा हुआ है। ये कौन कौन से सब्जेक्ट का? लिम्फेटिक मैं नहीं पढ़ा रहा। कोई और पढ़ा रहा है। हाँ हाँ। जब बच्चे का वजन 1 किलो से छोटा होता है तब देते हैं 0.5 mg वेस्टस लेटरलिस पे, और 1 किलो से बड़ा होता है आप क्या? तो इसमें क्या डाउट है आपको? सही बात। इसमें लिखा है ये होगा, आपको आपको शायद समझ में नहीं आया होगा कि पहला बर्थ पे दे दिया, दूसरा 3 से 7 के बीच में कभी भी दे सकते हैं, तो 3 का मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो लेट, फिर ये लेट हो जाएगा ना, फिर ये लेट हो जाएगा ना। लिखो देखें। कॉम्पैक्ट लेयर के 3 पार्ट होते हैं। कॉम्पैक्ट लेयर के 3 पार्ट होते हैं। डेसिडुआ बैसिलस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस एंड डेसिडुआ पेराइटलिस। और जो डेसिडुआ बैसिलस है वो प्लेसेंटा बनाती है, जो कि मेटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा होगा। ओनली 20% प्लेसेंटल पार्ट होगा। जब हम प्लेसेंटा पढ़ेंगे तो लास्ट लाइन समझ में आ जाएगा। अभी जो आपको समझाया था वो यही है लाइन है। क्या है? क्या हुआ मैम? कुछ नहीं। ऐसे कैसे? कुछ नहीं। हो गया। ज्ञान की बात आपको जरूरत नहीं है वैसे, काट दूंगा मैं भी। बताइए आपको, लगातार पढ़ना पड़ता है, इंटरेस्ट चाहिए तभी सिलेक्शन होता है। ये ज्ञान ज्ञान अब, चलो ठीक है। अच्छा, ऐसा कौन कौन लोग है जिसने कभी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम नहीं किया? नहीं किया, उसको पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन है जिसने नहीं किया? नहीं किया, हाँ। और ऐसा कौन है जो अभी जस्ट विद इन 1 ईयर हुए पास आउट हुए? नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है गवर्नमेंट जॉब की, ये सिर्फ 2 लोगों को ही पता है। या जिसने प्राइवेट में काम कर रखा है। गवर्नमेंट की पहचान क्या है? मतलब आप, गवर्नमेंट आपको 90,000 रुपए सैलरी देगी, इसकी इंपॉर्टेंस आप तभी समझोगे जब या तो आपको पास आउट हुए 3-4 साल हो चुके हैं, पहला, आप तैयारी कर रहे हो, बीच में तैयारी छोड़ दी थी, अब वापस स्टार्ट कर रहे हो, और या आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किया है। जो अभी पास आउट हुआ है, जिसने प्राइवेट में काम नहीं किया है, वो ना तो शिद्दत से तैयारी कर सकता है, उसको लगता है क्या है, नहीं होगा तो प्राइवेट में कर लेंगे। हैरेसमेंट होता है प्योर, प्योर हैरेसमेंट होता है प्राइवेट में। क्या जानते हो तुम लोग? 13,000 रुपए मिलते हैं और बैंड बजती है, छुट्टियां नहीं मिलती। और गवर्नमेंट में इतनी छुट्टियां होती है, इतनी छुट्टियां होती है कि मैं छुट्टियां ले लेके थक गया, फिर भी मेरे पास 100 छुट्टियां पड़ी है। मैं इतनी छुट्टियां लेता हूँ जितनी शायद मैं लेता हूँ कोई नहीं लेता होगा, फिर भी छुट्टियां पड़ी है। गवर्नमेंट में इतनी छुट्टियां होती है जिसकी कोई और जिसका घर आसपास कहीं है, उसको कभी जो सेविंग वाली लीव है वो तो कभी लेनी नहीं पड़ती। इतनी मौज है। मतलब सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, खाना साथ में लेके जाते हैं स्टाफ, आधा घंटा खाएंगे, बचाएंगे, पानी की बोतल लेके जाएंगे, एक घूट घूट पियेंगे, 10 बार पीने जाएंगे, घर पे चाहे 5 दिन में 1 बार पियो पानी। वहां जानबूझ के टाइम 6 घंटे पूरे करने हैं।
1:30 बजे ड्यूटी खत्म होती है, 1:45 बजे, 1:15 देखना शुरू हो जाता है, फिर असाइनमेंट देखते हैं मेरे कौन आ रहा है, फिर पता करते अच्छा ये स्टाफ तो यार लेट आता है, उसके बारे में बातें शुरू हो जाती है। जो जल्दी आता है वो उसके खुश होता है, आज मेरा कौन ले रहा है, अच्छा ये आ रहा है, वो अपन तो फ्री 1:40 पे, 1:20 से भी घड़ियों की तरफ टक 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 देखना शुरू। कोई भी काम अपनी जिम्मेदारी नहीं डॉक्टर के ऊपर डाल देते, सर मेरे से नहीं हो रहा, कर लो। और भी थोड़ा काम बिजी है, जाके बोल दो इंचार्ज को, भाई देखो स्टूडेंट आ रहे हैं, हमें दो, हमारे काम बहुत ज्यादा है, तब तक ऐसे स्टूडेंट आ जाते हैं। इनको बैठ कर आपको शुगर करना आता है, हाँ सर आता है। कुछ कुछ स्टूडेंट बदमाश होते हैं, ये तो नहीं है, कुछ कुछ सर सक्सेस करना नहीं आता, कोई बात नहीं हम सिखाएंगे, फिर करना। फिर देनी नहीं आती सर, क्यों, खुद खाना नहीं खाती, फिर कैसे देनी नहीं आती। कुछ कुछ स्टूडेंट बहुत बदमाश होते हैं, वो जानबूझ के काम नहीं करते, और कुछ कुछ बेचारे चुपचाप काम कर लेते हैं, उनको सीखना है, फिर हम स्टूडेंट से फीड दिलवाते हैं, शुगर, पोजीशन चेंज, इंजेक्शन डाइल्यूशन लिख के बनाओ। स्टूडेंट भी बड़े बदमाश है ये, आपको लगता है नहीं ये भोले स्टूडेंट है एम्स वाले, ये भोले नहीं है। ये आते हैं 9 बजे, 12:30 बजे चुपचाप से निकल जाते हैं, और उसमें बीच में 2 बार इनको ब्रेक चाहिए आधे आधे घंटे का, 10:30 से 11 और 12 से 12:30 सर रेस्ट कर रहे हैं कहाँ, टीचिंग रूम में। हाँ ऐसे मतलब बेवकूफ काम कम करते हैं बहुत ज्यादा, हमारा काम लोड बढ़ रहा है, वर्कलोड बढ़ता है हमारे। इसलिए जब आप गवर्नमेंट में जाओगे ना, आपकी इतनी मौज है, इतनी मौज है, आप सोचोगे "हे भगवान पहले क्यों नहीं आया"। सच में आप पढ़ाई कर रहे हैं, डबल कर दोगे, लोगों को देखोगे तो गवर्नमेंट वालों को मतलब कुछ नहीं करते। मैं सच बात ये बताऊं, नाइट में 4 घंटे सोते हैं, 3.5 घंटे, ये तो 8 घंटे सोते हैं नाइट में स्टूडेंट तो, फिर हम लोग लगभग 3.5-4 घंटे तो आराम से। शाम को जैसे ओवर लिया, ओवर लेते हम डिसाइड कर लेते हैं, मेरे पास बेड नंबर 1 और 2 है, जैसे साथ वाले के पास 3 और 4 है, तो हम आपस में तय कर लेते हैं, भाई तू पहली शिफ्ट में जाएगा, पहली मैं जाऊँ, तो यार पहली मुझे जाने देना, आज दिन में सोया नहीं यार, बहुत थका हुआ हूँ, तो ठीक है तुम 12 से 3:30 चले जाना, मैं 3:30 से 6:30 चला जाऊंगा। तो ऐसे करके 3 साढ़े, और वापस आते भी चेयर सामने रख के 1 घंटा, कोई मस्त मौज है भाई। और प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड साइड चेयर नहीं होती, स्टूल नहीं होता बेड साइड, कुछ नहीं होता बेड साइड, सोना मना है, और वहां सोना जन्म से अधिकार है। सच में, अरे मौज है मौज, प्राइवेट में सैलरी 15, वहां 1 लाख रुपए, इतने पैसे, फिर सो जाओ, फिर मौज, फिर छुट्टियां, तुम देख देख के पागल हो जाओगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे जर्मिनल लेयर 3, इसीलिए कहता हूँ याद कर लो, जर्मिनल लेयर इंपॉर्टेंट है। हाँ सच में, ये सबसे कम इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसमें 3 3 चीजें याद रखनी होती है। एक्टोडर्म में नर्वस सिस्टम, एपिडर्मिस, दो सबसे खास बात, और ब्रेन की जो भी ग्लैंड होती है पिट्यूटरी वगैरह, वो एक्टोडर्म से बनती है। एंडोडर्म से जो भी लाइनिंग होती है वो सारी एंडोडर्म से बनती है, ठीक है, ये एंडोडर्म हो गया। और मेसोडर्म से कुछ कुछ एड्रिनल ग्लैंड के कुछ पार्ट, कुछ कनेक्शन वाले कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट होते हैं, वो मेसोडर्म से बनते हैं। तो 3 बातें याद रखनी है। इसमें कौन कौन सी बात याद रखनी है, पीनियल ग्लैंड का होती है ब्रेन में, पिट्यूटरी का होती है ब्रेन में, इसका मतलब नर्वस सिस्टम किससे बनता है, वाह भाई वाह, ये तो बात याद हो गई। एपिडर्मिस किससे बनती है, एड्रिनल ग्लैंड का इनर पार्ट जिसको मेडुला बोलते हैं, वो किससे बनती है, एक्टोडर्म से। इनेमल, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, इनेमल्स, टूथ का इनेमल होता है, इसके ऊपर से 10 क्विंटल वजन रख दो तो भी टूटता नहीं है, वो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट बोलते हैं इनेमल। ये भी कहां से बनता है, ठीक है। अब आता है स्केलेटल, मस्कुलर, स्टोमक, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव, ये सारे मेसोडर्म से बनने वाले कनेक्शन वाले। एंडोडर्म सारी एपिथेलियल लाइनिंग, हर एक सिस्टम की लाइनिंग होती है, वो किससे बनती है, एंडोडर्म से बनती है। जब तुम प्राइवेट हॉस्पिटल करके गवर्नमेंट करने जाओगे ना, तो कितना भी काम होगा तुम कभी शिकायत नहीं करोगे कि काम बहुत ज्यादा है। और तुमने प्राइवेट काम नहीं कर रखा है, तुम्हारी ड्यूटी लग गई, तुम्हें एक पेशेंट ज्यादा दे दिया, तो तुम 6 घंटे तक परेशान रहोगे, उसका पेशेंट ईजी है, मेरा टफ कैसे है, अरे बेवकूफ, प्राइवेट में देख पहले पता चलता तेरे को। और नए वाले एम्स तो ऐसे है जैसे कोई 5 स्टार होटल है। जोधपुर तो फिर भी ऐसा इतना नहीं है, बाकी जो नए बने हैं ना थर्ड फेज में, भाई क्या एम्स है, उनका गेट भी ऐसा है, उतना तो हमारे 7 पीढ़ी में मकान का गेट नहीं है। नए वाले जितने भी एम्स बने हैं थर्ड फेज में सारे इतने शानदार है, ऐसे लगता है भाई क्या है ये, 40-40 फीट तो चौड़े गेट है उसके, दूर से ऐसे लगता है कोई मूवी की शूटिंग यही होगी सब कुछ, लगता नहीं है अंदर बीमार सो रहे हैं। हाँ एम्स के गेट देख के, उसकी हरियाली की ग्रीनरी देख के कहीं नहीं लगता अंदर बीमार है, लोग वॉकिंग के लिए एम्स में जाते हैं। ये है सच में, ऐसी ऐसी हालत है भाई। बेचारा दिल्ली एम्स में जगह कम है, बाकी सारे एम्स मस्त एकदम धुआंधार। तुम सेलेक्ट होगे तब तक सैलरी 1 लाख रुपए पहुंच जाएगी। लिख लिया क्या, ओके नो है तो यस है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अच्छा एक बात बताओ, बात क्या बताएं, तो चलो चले आगे चले प्लीज। बढ़िया टॉपिक शुरू हो रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, नाम है उसका फीटल सर्कुलेशन, हेडिंग लगाओ फटाफट, फीटल सर्कुलेशंस, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत मस्त, बहुत नया, कातिल, कतई जहर टॉपिक, नाम उसका फीटल सर्कुलेशंस। लिखा क्या, सर इतनी क्या जल्दबाजी है, इतनी क्या जल्दबाजी,
आप एम्स की ड्रेस पहन के आगे, ऐसे क्यों? चलो आगे बढ़े। क्या एक्सचेंज कर रहे हो तुम, कब से कर रहे हो एक्सचेंज? कभी उसकी पेन खत्म होगी, कभी उसकी पेन खत्म होती है। ए क्या होता है? आगे बढ़ू ना। देखो एक बढ़िया बात यह है, आपको सिर्फ हेडिंग लगानी है और कुछ नहीं लिखना है। तुम लिखने लग जाओ फालतू। मैं किससे पूछूं कि वो आंसर दे दे मुझे? एक्सपेक्टेशन करता हूं मैं किससे पूछूं, फिर एक्सपेक्टेशन हर्ट हो जाती है, फिर बहुत बुरा लगता है। मैं अब बार किससे पूछूं? मन अंदर से सोच के पूछूं भाई कौन सवाल बता सकता है, या ऐसे पूछ लूं? लिख लिया सबने? हो गया ना? क्या नाम सर आपका? तुमसे कुमार। हाँ हाँ मैम आप खड़े हो। डिफरेंस बिटवीन फीटल सर्कुलेशंस एंड अडल्ट सर्कुलेशंस। चुप रह जाओ। बताओ देखिए, क्या जानते हो आप? जितना पढ़ा है उतना बता दो, कोई बात। फीटल सर्कुलेशन क्या होता है और अडल्ट सर्कुलेशन क्या होता है? चुप रहो। कुछ कुछ थोड़ा बहुत जितना पता होगा, जितना आइडिया लगा सकते हो। हम किसको बोलेंगे फीटल सर्कुलेशंस? कुछ नहीं आ रहा विचार। जन्म से पहले सर्कुलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? और जो जन्म के बाद होता है वो पोस्टमार्टम, दैट इज कॉल्ड फिर अडल्ट सर्कुलेशंस। अच्छा, फीटल सर्कुलेशन में ब्लड सेपरेट चलता है या मिक्स चलता है? ये मिक्स सर्कुलेशन है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स चलता है। और हमारे में ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता, अगर होता है तो डिसऑर्डर है। फीटस में अगर मिक्स नहीं होता है तो फीटस सर्वाइव नहीं करता। हमारा रेस्पिरेटरी यूनिट कौन है? लंग्स है। उसमें रेस्पिरेटरी यूनिट कौन है? प्लेसेंटा है। उसमें ब्लड को फिल्टर कौन करता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। तीन डिफरेंस आ गए, कौन कौन सा? ये बिफोर बर्थ है, ये आफ्टर बर्थ है। दूसरा, इसमें मिक्स सर्कुलेशन है, इसमें सेपरेट ब्लड चलता है। तीसरा, इसमें रेस्पिरेटरी यूनिट लंग्स है, इसमें रेस्पिरेटरी यूनिट प्लेसेंटा है। समझ में आ गया आपको? शॉर्ट हेडिंग लगाओ, फीटल सर्कुलेशंस। फिर लिख दो डिफरेंस बिटवीन फीटल सर्कुलेशन एंड अडल्ट सर्कुलेशंस। पहले हेडिंग लगाओ फीटल सर्कुलेशन, फिर एक टेबल बना लो डिफरेंस बिटवीन फीटल सर्कुलेशन एंड अडल्ट सर्कुलेशन। भाई फीटस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस को कहां से स्टार्ट होगा? प्लेसेंटा से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कहां पर आएगा? प्लेसेंटा। तो स्टार्ट फ्रॉम द प्लेसेंटा एंड एंड विद द प्लेसेंटा। तो रेस्पिरेटरी यूनिट कौन हुई फीटस की? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ही ब्लड को प्यूरिफाई करती है। इसका मतलब ये हुआ। अडल्ट में कौन होता है? लंग्स। ये प्रीनेटल है, जन्म से पहले का है फीटस वाला, तो हमारे वाला जन्म के बाद का है। इसमें रेस्पिरेटरी यूनिट प्लेसेंटा। हमारे में ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है? लंग्स। इसमें मिक्स चलता है, कैसे वो हम पढ़ेंगे। हमारे में मिक्स ब्लड कभी नहीं चलता। मिक्स चलते ही इंसान को साइनोसिस हो जाता है। ये मैटरनल से प्लेसेंटा की तरफ जाता है, और हमारे में हार्ट से लंग्स, लंग्स से बॉडी, जैसे हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से वापस हार्ट, और हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होता है। हेडिंग लगाओगे फीटल सर्कुलेशन, फिर सेकंड हेडिंग लगाओगे डिफरेंस बिटवीन फीटल सर्कुलेशन एंड अडल्ट सर्कुलेशन, और ये डिफरेंस लिख दोगे। फिर हम पढ़ते हैं फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन में 8 क्वेश्चन बनते हैं, और 8 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए कम से कम आधा घंटा चाहिए। 25 मिनट चाहिए, और हमारे पास 25 मिनट है। समझने के रटने के लिए तो 5 मिनट में 8 क्वेश्चन रट लो, बात खत्म। लेकिन वो भूलने के चांसेस रहते हैं। समझना है तो आधा घंटा चाहिए, और रटने के लिए तो 8 सेकंड में हो जाएगा। आपका एक भी क्वेश्चन फीटल सर्कुलेशन में से गलत नहीं। आप पीडियाट्रिक में सिस्टम है, कार्डियक सिस्टम, जिसको बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, पता है नाम किसी को? फीटल सर्कुलेशन पढ़े बिना कभी भी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज याद नहीं हो सकती, क्योंकि फीटल सर्कुलेशन की एब्नॉर्मलिटी को ही कार्डियक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के रूप में बाद में बोलेंगे। इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो ही सीएचडी होगा। पहले हम पढ़ेंगे कि इसमें ये हो गया तो ये सीएचडी होगा। सीएचडी के खूब सारे टाइप होते हैं, तो इसमें एब्नॉर्मलिटी की वजह से सीएचडी होगा। तो सीएचडी यहीं से स्टार्ट हो जाता है। लिख लिया? मैं आगे बढ़ूंगा, बढ़ो आगे, बढ़ू ना। देखो, ये चीजें समझाने लायक है, लेकिन बाद में भी समझा सकते हैं। फीटल सर्कुलेशन में अपने को समझने से पहले, समझाने से पहले मैं दो बातें पहले क्लियर कर दूं कि फीटस की अम्बिलिकल कॉर्ड में दो अम्बिलिकल आर्टरी होती है, एक अम्बिलिकल वेन होती है। तो कैसे याद रखना है? ए ए वी, या मैं ऐसे बोल दूं, इसका क्या मतलब है? इसका और भी कुछ मतलब हो सकता है। देखो, वेन बड़ी होती है, आर्टरी बड़ी होती है, इतना बता दो।
मैंने लिखने का स्टाइल है, इससे तो पता कर लो। अम्लाइकल वेन बड़ी होती है और आर्टरियां छोटी होती है, ये बात समझ में आई। लेकिन अब इसमें मैंने क्या लिखा, 2 आर्टरी होती है और 1 वेन होती है। कब तक? 16 वीक के बाद। फीटस के 16 वीक के बाद ये हालत है, तो 16 वीक से पहले पहले 2 ही आर्टरी होती है और 2 ही वेन होती है, तो 1 वेन डिसअपीयर हो जाती है। जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई तो 2 आर्टरी होगी और 2 ही वेन होगी, तो 2 आर्टरी की 2 आर्टरी बच्चे के जन्म के समय रहेगी, सीधा याद रखना, 2 आर्टरी 2 आर्टरी रहेगी अम्लाइकल आर्टरी। 2 वेन होती है जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, हार्ट सिस्टम बनता है, तो 2 वेन होती है। अब लगभग 14 से 16 वीक पर, 14 से 16 वीक के बीच में, लगभग 4 महीने की प्रेगनेंसी पर कौन सी वेन डिसअपीयर हो जाती है? राइट अम्लाइकल वेन डिसअपीयर। तो बचती कौन सी है? तो जन्म के समय बच्चे में 2 अम्लाइकल आर्टरी होती है और 1 लेफ्ट अम्लाइकल वेन होती है, 1 लेफ्ट अम्लाइकल वेन होती है। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, सबको पता है कि कौन सी वेन डिसअपीयर होती है, राइट। कब? लगभग 14 से 16 वीक। क्यों होती है? बिकॉज डायरेक्ट क्लोज कनेक्शन, क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद अदर ऑर्गन्स, उसकी वजह से क्या हो जाती है? डिसअपीयर हो जाती है। बचती कितनी है? 2 आर्टरी और 1 वेन। वेन होती है बड़ी होती है, आर्टरी होती है छोटी होती है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? अम्लाइकल आर्टरी 2 होती है जो कि छोटी होती है, जो कि उल्टा याद रखना है, डी ऑक्सीजनेटेड को कैरी करती है, और यहाँ ऑक्सीजनेटेड है, ये गलती से मेरा टाइप हो गया ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अम्लाइकल वेन लार्ज होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जन्म लगभग 4 महीने से पहले पहले नंबर ऑफ अम्लाइकल वेन 2 होती है, राइट अम्लाइकल वेन डिसअपीयर हो जाती है और लगभग 4 मंथ या 16 वीक पर, और पीछे बचती है लेफ्ट अम्लाइकल वेन। तो क्या ये लिख लो, फटाफट से लिख लो। ये लाइनें समझ में आई ना? पक्की? प्लीज जल्दी लिखना है। लिखा? क्या नाम है आपका सर? पवन जी। आप लिखो जल्दी, फिर एक सवाल पूछता हूँ, पूछ लो ना, कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो भी पूछूंगा, ठीक है? हाँ खड़े हो जाओ, देखिए। आर्टरी और वेन में कोई एक ऐसा डिफरेंस बताओ जिसे और कुछ पूछना ही नहीं पड़े। आर्टरी क्या होती है और वेन क्या होती है? आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन? गलत जवाब। और बोलो। आर्टरी अगर ऑक्सीजन ब्लड कैरी करती है तो पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है? फिर गलत हो गया आपका आंसर। एक आंसर बताओ जिससे क्लियर हो जाए आर्टरी क्या है और वेन क्या है। आप बताओगे? ये तो बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ ले, एक आंसर बताना है कि आर्टरी और वेन में डिफरेंस, ऐसे नहीं बोलना एक एक्सेप्शन है, अपवाद नहीं। आती ऑलमोस्ट आर्टरी, और इनकी बात सही ऑलमोस्ट, लेकिन 100% सही नहीं है बात। हुँ? कोई बता दो जो आपको आए, आर्टरी और वेन में डिफरेंस बताना मुझे। कोई भी आपको आंसर, 10 10 डिफरेंस है, कोई भी आप बता दो एक। बताओ। चल, क्यों रहता ब्लू? रीजन? तो बात तो वही हुई फिर। तो पल्मोनरी आर्टरी में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ये तो रेड नहीं होगा, ये तो ब्लू होगा। गलत आंसर। बताओ देखिए। नहीं पता? 2 मिनट खड़े रहो देखिए। क्या बोल रहे हो आप? वेन में वॉल्व होता है, आर्टरी में वॉल्व नहीं होता है? अच्छा, और कोई डिफरेंस? वेन में प्रेशर ज्यादा होता है, अम्लाइकल वेन में प्रेशर ज्यादा होता है। तो सुनो ना, मैं आपकी बात को खारिज करता हूँ, अम्लाइकल वेन में प्रेशर ज्यादा है, अम्लाइकल आर्टरी में प्रेशर कम है। बताओ। गलत जवाब। मतलब आपकी बात सही है, 100% सही नहीं है। कबूतर भी आ गया सुनने के लिए। हाँ, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है, बताना चाहे तो। वेरी गुड, सही आंसर है। ऐसी आज तक कोई भी आर्टरी नहीं है जो हार्ट की तरफ जा रही है। हार्ट से निकलने वाली हर वेसल्स को क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं। ऐसी कोई भी वेसल्स जो हार्ट से निकलती है वो आर्टरी कहलाती है। ऐसी कोई भी वेसल्स जो हार्ट से निकलती है वो क्या कहलाती है? आर्टरी है। ऐसी मुझे कोई एक वेसल्स का नाम बता दो जो हार्ट से निकलती है, उसका नाम वेन है। कोई नहीं हो सकती। हम ऐसे नहीं, 100% ऐसे नहीं बोल सकते कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अगर ऐसा होता तो पल्मोनरी आर्टरी में क्यों नहीं है, अम्लाइकल आर्टरी में क्यों नहीं है? ये तो सही बात नहीं है पूरी। तो ऐसी कोई भी वेसल्स जो हार्ट से निकलती है वो आर्टरी है। ऐसी कोई भी वेसल्स हार्ट की तरफ आ रही है वो वेन है, चाहे पल्मोनरी वेन है। आ रही है कि नहीं आ रही हार्ट की तरफ, हालांकि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। चलो हम पढ़ते हैं फीटस सर्कुलेशन। वो बाहर गया, गया। ये फोटो अपन खुद बनाएंगे, अपन बनाएंगे फोटो। चलो इधर आओ, प्लीज चुपचाप 10 मिनट सुन लो, हमारे पास 14 मिनट है और हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। ये है प्लेसेंटा। ये कौन है, कैसा होता है, नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। पूरी 2 क्लास लगेगी प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड पढ़ने। ये प्लेसेंटा से मैं निकाल दूं आपकी 2 वेन और 1 आर्टरी, ठीक है? सेम कलर की करती है, अलग अलग होती है। ब्लू मतलब डीऑक्सीजनेटेड और रेड मतलब ऑक्सीजनेटेड। तो 2 तो आर्टरी और 1 वेन, और लाइन को बोलते हैं अम्लाइकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं?
अब देखो फीटस सर्कुलेशन पढ़ने के लिए हमें फीटस का हार्ट पढ़ना जरूरी है, ठीक है, और फीटस का लीवर पढ़ना जरूरी है, और फीटस का लंग्स पढ़ना जरूरी है, चार चीजें पढ़नी जरूरी है। तो ये बना देते हैं फीटस का हार्ट। ये ले भाई बॉक्स शेप कार्ड बना दो तेरे, ऐसा बना दो, कोई ना, चल बनाने में क्या जाता है। ये लीवर, लवली लवली लीवर, और एक बना दो लंग्स, बना दो लंग्स, ठीक है, जैसा भी है। तूने अभी लेटेस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है सर से, तो वो स्टैंडर्ड थोड़ा बनाया हुआ है, मेरा फील करने वाला है। क्या है? हाँ मुझे पता है ये नहीं है बाबा, ये मेरा लंग्स है, ठीक है। अब तो खुश हो। अब सुनो, यहां से ये प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कौन सी वेसल्स निकलती है? अम्बिलिकल वेन। कौन सी वेन? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अम्बिलिकल वेन में ब्लड कहां से आता है? प्लेसेंटा से। ऑक्सीजनेटेड होता है कि डीऑक्सीजनेटेड? हमारे में ऐसी कोई वेन नहीं होती, पहली बात। मैं फीटस पढ़ रहा हूं, जो भी हम पढ़ेंगे हमारा जस्ट उल्टा है, तभी ये बच्चा दुनिया में आएगा। हमारे से उल्टे काम करेगा तभी दुनिया में आएगा ये, और सीधे काम करके सर्वाइव नहीं करता, डेथ हो जाती है इसकी। जो भी अबनॉर्मल होगा तब बच्चा सर्वाइव करेगा, हम ऐसे काम करने लगते हैं तुरंत डेथ, ऐसा मामला है। अम्बिलिकल वेन ब्लड लेके जा रही थी, जा रही जा रही जा रही, किधर जा रही थी? हार्ट की तरफ जा रही थी, हार्ट की तरफ जा रही थी। हमारे बॉडी के लोअर एक्सट्रीमिटी से एक बहुत बड़ी सी वेन आती है, उसको क्या बोलते हैं? इंफीरियर वेना। तो इधर से इंफीरियर वेना के बाद बच्चे का आ रहा है आ रहा है आ रहा है, इंफीरियर वेना के बाद कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा होता है? इसमें कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। ये ब्लड इधर अम्बिलिकल वेन से लीवर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन एक ट्यूब, देखो नाम नाम दे रहा हूं, एक होता है डक्टस, सुनो पहले सुनो, विनोसस। नाम क्या है? विनोसस का मतलब होता है, सुनना है, ऐसा कोई भी कनेक्शन जो दो वेन के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं? विनोसस। ऐसा कोई भी कनेक्शन जो दो वेन के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं? विनोसस। ऐसा कोई भी कनेक्शन जो दो आर्टरी के बीच में होता है उसको क्या? आर्टीरियोसस। और ऐसा कोई भी कनेक्शन दो वेन के बीच है थ्रू ए डक्ट, तो क्या बोलोगे? डक्टस विनोसस। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अम्बिलिकल वेन को इंफीरियर वेना केवा से कनेक्ट करने वाली एक डक्ट का नाम क्या है? डक्टस विनोसस। तो डक्टस विनोसस क्या है? अम्बिलिकल वेन को इंफीरियर वेना केवा से कनेक्ट करने वाली एक डक्ट है जो कि फीटस में पाई जाती है, नॉर्मल होती है। डक्टस विनोसस क्या है? कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा। क्वेश्चन आता है, अगर ये डक्टस विनोसस नहीं होता तो ये ब्लड कहां जाता? लीवर में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डक्टस विनोसस किसको बाईपास कर गया? लीवर को बाईपास कर गया। तो ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड, ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड। अब ये मिक्स हो गया, ये इंफीरियर वेना केवा है, इसमें कौन सा ब्लड है? मिक्स। हमारे इंफीरियर वेना केवा में इंप्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है, लेकिन इसमें कौन सा ब्लड है? मिक्स ब्लड। मिक्स ब्लड कहां गया? हार्ट में। हमारे हार्ट में एकदम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, फीटस के हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स जाता है। ये हो गया मिक्स सर्कुलेशन। हमने बोला था ना कि इसमें मिक्स सर्कुलेशन पाया जाता है, तो यहाँ और यहाँ दोनों हो गए मिक्स। डक्टस विनोसस ने किसको बाईपास किया? लीवर को। कौन सा डेफिनेशन क्या है? दो वेन के बीच में कनेक्शन, दो वेन के बीच में। अब ये ब्लड आ गया यहाँ पर, कैसा ब्लड आया? मिक्स। कैसा आया? मिक्स। अब बताओ, ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना आपको पता है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल होता है? ट्राइकस्पिड, जिसके तीन कस्प होते हैं। ट्राइकस्पिड। राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी? अब सुनना, मैं बात कर रहा हूँ फीटस की, और फीटस का मीनिंग होता है कि जिसमें लंग्स मैच्योर नहीं होते। फीटस की डेफिनेशन क्या है? जिसमें लंग्स मैच्योर नहीं है, लंग्स इज नॉन फंक्शनल। समझ में आ रही बात? अब हमारे एक बार कोरिलेट करना, हमारे में इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से जितना ब्लड राइट एट्रियम में आता है वो पूरा का पूरा राइट वेंट्रिकल में जाता है। यस और नो? कभी हमारे इसके बीच में ओपनिंग होती है क्या? नहीं होती। अगर होती है तो हम डिजीज बोलते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे देखना, राइट एट्रियम में पूरा का पूरा ब्लड आया जो कि मिक्स है। अब 70% ब्लड इधर जाएगा, 70% ब्लड किधर जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। जाना जरूरी है, क्यों? क्योंकि आगे जाने की जगह नहीं है, लंग्स इज नॉन फंक्शनल, इमेच्योर, तो आगे जगह ही नहीं है। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही ज्यादा, वो बॉडी में कहां ले जाऊं आगे? आगे लंग्स तो है ही नहीं। तो लगभग जो ब्लड आया उसका 70% ब्लड किधर जा रहा है? लेफ्ट एट्रियम में। हमारे में 0% जाता है। 70% ब्लड किधर जा रहा है? लेफ्ट एट्रियम में। और इसको ऑल को बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवेल। क्वेश्चन आता है, जन्म से पहले मतलब फीटस में राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक वॉल होता है, जगह होती है, ओपनिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? फोरामेन, फोरामेन ओवेल। क्या ये नॉर्मल है कि नॉर्मल है? नॉर्मल है। जन्म के बाद इसका नाम दे देंगे एसडी, नॉर्मल हो जाएगा। फोरामेन ओवेल नॉर्मल है। किसके बीच में? राइट एट्रियम लेफ्ट। अगर ये ब्लड राइट एट्रियम वाला लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाता तो सीधा राइट वेंट्रिकल में जाता। राइट वेंट्रिकल वाला ब्लड कहां जाता है? लंग्स में। तो क्वेश्चन आता है, फोरामेन ओवेल किसको बाईपास करता है? लंग्स को। भाई तुम सिटी में नहीं गए, बाहर से निकल गए, तो सिटी को आपने बाईपास किया, मतलब ये ब्लड नीचे आता तो कहां जाता? लंग्स में। तो क्योंकि इधर चला गया तो ये किसको बाईपास किया? वेरी गुड। तो किसको बाईपास कर गया? लंग्स को। अब बच्चा जो जन्म लेगा तो ये बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो अचानक से यहाँ पर एक निशान बन जाएगा, एक स्कार बन जाएगा। हमें चोट लगती है तो निशान बनता है, वैसे एक रेमिनेंट बन जाएगा, ऑब्लिटरेंस बोल सकते हैं उसको, बोलते हैं फोसा ओवेलिस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? और अगर ये बंद नहीं हुआ तो इसको इसी को एएसडी बोलते हैं। तो आप पढ़ोगे पीडियाट्रिक में कंजर व्हाट इज एएसडी। तो जन्म के समय जो फोरामेन, जन्म से पहले जो फोरामेन ओवेल था वो बंद नहीं हुआ, उसी का नाम बदल दिया हमने और कर दिया एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये एट्रियल, ये एट्रियल, दोनों के सेप्टम के बीच में क्या है? ओपनिंग है, तो नाम दे दिया एएसडी। जन्म से पहले फोरामेन ओवेल नॉर्मल है, जन्म के बाद में यही फोरामेन ओवेल को एएसडी बोलते हैं अगर ये ओपन रह गया तो। और एएसडी तीन टाइप का होता है, अभी नॉर्सेट मेंस में क्वेश्चन भी आया। सबसे नीचे होता है ऑस्टियम प्राइमम, बीच वाला ऑस्टियम सेकेंडम, ऊपर वाला ऑस्टियम साइनस विनोसस बोलते हैं इसको। तो सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? बीच वाला, वो हम आगे डिस्कस करेंगे पूरा। तो ये फोरामेन ओवेल समझ में आ गया? अब सुनना, 70% ब्लड किधर गया? लेफ्ट एट्रियम में, लेकिन 30% ब्लड किधर आया?
राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। तो 30% ब्लड किधर आ गया? पल्मोनरी आर्टरी। मैं पहले कह चुका हूं कि लंग्स इज इमेच्योर, तो लंग्स तो 1% भी ब्लड नहीं ले रहा है, 30% का क्या करोगे? इसका भी कुछ इलाज होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी आर्टरी निकलती है? एरोटा। कौन निकलता है? ये कौन सी आर्टरी है? दो वेनस के बीच में कनेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? दो आर्टरी के बीच में कनेक्शन होता है, उसको क्या बोलेंगे? जन्म से पहले दो आर्टरी के बीच में नॉर्मल कनेक्शन होता है, तो ये कनेक्शन कर लो नॉर्मल, ये लो। जन्म से पहले पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच में कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन को बोल, कनेक्शन मतलब ट्यूब होती है, तो ट्यूब को हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं डक्टस, और दो आर्टरी के बीच में होता है आर्टरियोसस। तो डक्टस आर्टरियोसस क्या है? डक्टस आर्टरियोसस क्या है? जन्म से पहले पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच में नॉर्मल कनेक्शन है, होना जरूरी है, नहीं होता तो ये 30% ब्लड कहां जाता? अब आपको अच्छे से पता है लंग्स मैच्योर है कि नॉट मैच्योर है? इमेच्योर है। इमेच्योर है इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल ही नहीं रहा है, इसका मतलब जन्म से पहले हार्ट के कौन से साइड में प्रेशर ज्यादा है? राइट साइड में। भाई लेफ्ट तो काम ही नहीं कर रहा है, लेफ्ट तो हमारा कर रहा है, जन्म के बाद लेफ्ट काम करता है, जन्म से पहले लेफ्ट काम नहीं कर रहा है, जन्म से पहले राइट साइड प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि ब्लड सारा इधर है। समझ में आ रही बात? तो राइट साइड प्रेशर ज्यादा है, तो मेरे को ये बताओ ब्लड की डेफिनेशन क्या होती है? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जा रहा है, तो ये 30% ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से एरोटा जाएगा या एरोटा से आर्टरी जाएगा? आर्टरी से एरोटा जाएगा, तो ये 30 का 30% ब्लड किधर चला जाता है? आर्टरी से एरोटा चला जाता है, तो ये हो गया डक्टस आर्टेरियोसस। ये किसको बाईपास किया? अगर ये ब्लड इधर नहीं जाता तो कहां आता? लंग्स में, तो डक्टस आर्टेरियोसस किसको बाईपास किया? लंग्स को। तो तीन क्वेश्चन तो बाईपास के बन गए। फोरामेन ओवल किसको बाईपास करता है? लंग्स को। डक्टस आर्टेरियोसस किसको बाईपास करता है? लंग्स को। डक्टस वेनोसस किसको बाईपास करता है? लीवर को। डक्टस वेनोसस क्या है? इंफीरियर वेना के और अम्बिलिकल वेन के बीच का कनेक्शन है। फोरामेन ओवल क्या है? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच के साथ में लिखना है बिफोर बर्थ, तभी फोरामेन ओवल है, बाद में एएसडी है। ये हो गया डक्टस आर्टेरियोसस, बिफोर बर्थ कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा इज कॉल्ड डक्टस आर्टेरियोसस, और यही अगर जन्म के बाद ओपन रह गया, इसके आगे लग जाता है पी, पीडीए। तो पीडीए क्या है? यही है, नाम बदला है। पी का मतलब है पेटेंट, पेटेंट का मतलब है ओपन, डक्टस आर्टेरियोसस ओपन रह गया, तो जन्म के बाद में जो आप पीडियाट्रिक में पढ़ोगे पीडीए, वो यही है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। आप जन्म के बाद पढ़ोगे एएसडी, वो यही है, जन्म के बाद फोरामेन ओवल ओपन रह गया। समझ में आई बात? तो अभी सुनो, अब इतनी बात ये तो बेसिक है, लेकिन जो ही बच्चा, ये तो मैंने बता दिया, जो ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही बच्चा जोर से रोता है, रोना जरूरी है कि नहीं है? रोना जरूरी है। तो फर्स्ट एक्ट ऑफ इंस्पिरेशन, बच्चा जो सांस अंदर लेगा उसके लंग्स खुलेंगे, लंग्स खुलेंगे तो बच्चा रोएगा। जितना जल्दी बच्चा क्राई करता है उतना ही हेल्दी माना जाता है, क्योंकि उसका रेस्पिरेशन कार्डियो। अब में क्या देखते हो आप लोग? क्राई भी देखते हो सबसे पहले तो अब इसका मीनिंग ये हुआ कि जितना बच्चा पहले क्राई करता है उतना ये अपनी नहीं है, तो जो ही बच्चा सांस अंदर लेगा लंग्स खुल जाएंगे, लंग्स एक्सपेंड होंगे, लंग्स एक्सपेंड होंगे तो पूरा का पूरा ब्लड इधर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? क्योंकि आगे जगह होगी, तो ये इधर जाना ब्लड क्या हो जाएगा? बंद, तो ब्लड इधर गया, इसका मतलब इधर प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब ब्लड हार्ट के कौन से साइड में प्रेशर बढ़ गया? लेफ्ट साइड में प्रेशर बढ़ गया, राइट साइड में प्रेशर नहीं रहा। तो जब भी बच्चा जन्म लेता है तो ये भी बंद होगी ओपनिंग, ये भी ओपनिंग बंद होगी, और ये भी ओपनिंग बंद होगी, तीनों। तो क्वेश्चन ये आता है, फोरामेन ओवल कब बंद होता है? डक्टस आर्टेरियोसस कब बंद होता है? डक्टस वेनोसस कब बंद होता है? अम्बिलिकल वेन कब बंद होती है? और सबसे लास्ट अम्बिलिकल आर्टरी, पांच चीजें होती है कब बंद होती है। तो एक बात है, मैं आपके साथ यहाँ खड़ा हूँ, दो प्रकार की एनाटॉमिकल क्लोजिंग होती है, एक होती है फिजियोलॉजिकल, एक होती है एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल मतलब होता है स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर हॉल है, यहाँ है, चाहे यहाँ है, कहीं पर है, हॉल के बंद होने में टाइम लगेगा। भाई फिजियोलॉजिकल तो चलो तुरंत हो जाए वंश ना, तो एनाटॉमिकल तो बात नहीं हो सकता। तो सबका याद रखना है, फिजियोलॉजिकल क्लोनिंग सबकी विद इन 5 मिनट, सबका तो याद ही नहीं रखना, सारे के सारे विद इन 5 मिनट क्लोज हो जाते हैं फिजियोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकली सब अम्बिलिकल आर्टरी सबसे पहले विद इन 2 मिनट, और बाकी सब 5 मिनट के अंदर क्या हो जाते हैं? क्लोज। लेकिन एनाटॉमिकल क्लोजिंग होने में टाइम लगता है, इसको बंद होने में लगभग 1 से 3 महीना लगना है। किसको? डक्टस आर्टेरियोसस को। क्वेश्चन आता है डक्टस आर्टेरियोसस की एनाटॉमिकल क्लोजिंग में कितना टाइम लगता है? 1 महीने से 3 महीना। फोरामेन ओवल की एनाटॉमिकल क्लोजिंग में कितना टाइम लगता है? 1 साल। कितना टाइम लगता है? 1 साल। और इसको लगभग 7 दिन लग जाते हैं। कितने दिन लगते हैं? 7 दिन। 7 अम्बिलिकल कॉर्ड काटते हैं तो पूरा सेट आउट हो जाता है, तो 7 दिन लगते हैं। ये एनाटॉमिकल की बात कर रहा हूं, फिजियोलॉजिकल किसी को याद रखने की जरूरत ही नहीं है, फिजियोलॉजिकल सब विद इन 5 मिनट। सबसे पहले अम्बिलिकल आर्टरी, समझ आ गई? अगर ये फोरामेन ओवल क्लोज होता है इसको क्या बोलेंगे? फोसा ओवलिस। क्या बोलेंगे? डक्टस आर्टरीज क्लोज होगा उसको बोलेंगे लिगामेंटम आर्टेरियोसम, क्योंकि डक्ट एक लिगामेंट जैसी रह जाएगी, काट देंगे कुछ रहेगी नहीं, उसका नाम लिगामेंटम। ये अगर काट दोगे इसको बोलेंगे क्या? लिगामेंटम विनोसम। क्या बोलेंगे? और अगर अम्बिलिकल वेन को काटोगे तो बोलेंगे लिगामेंटम टेरस, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अलग नाम है। क्या बोलेंगे उसको? लिगामेंटम टेरस। और अम्बिलिकल आर्टरी का बनता है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट्स। ये 5 नाम है जो कल हम पढ़ने वाले हैं, मैंने बेसिक बताया, कल वापस बताएंगे आपको पूरा का पूरा फिटर सर्कुलेशन, ठीक है? ओके,